एपिसोड 317। चुप रहो। जीवन और मृत्यु के बारे में हु यानहोंग की अज्ञानता से उसके दादा बहुत क्रोधित हो गए। गुस्से में आकर उसने एक और थप्पड़ जड़ दिया। हु यानहोंग के गालों पर लाल हथेली के निशान थे। युवा लड़की जो न तो जीना जानती है और न ही मरना, इस युवा मास्टर लिंग की साधना तुमसे कहीं बेहतर है। वह तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, इसका कारण सिर्फ कि वह आभारी है कि हमने उसकी मदद की। लेकिन आप इतने अज्ञानी हैं, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि तोबा परिवार इस दुनिया में एकमात्र है? मूर्ख, बिल्कुल बेवकूफ। मूलतः बूढ़े व्यक्ति का ये शब्द कहने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसकी पोती के मूर्खतापूर्ण व्यवहार से उनके परिवार का विनाश भी हो सकता है। आखिरकार राक्षसी ड्रैगन पंथ एक पंथ है, ये बिल्कुल सच है। वे सभी क्रूर और निर्दयी लोग हैं। यदि आप उसे अपमानित करते हैं तो आश्चर्यचकित न हो यदि वह आपके पूरे परिवार को नष्ट करना चाहता है। ऐसी मूर्ख पोती के साथ उसे सचमुच महसूस हुआ कि वह उसे अच्छी तरह पढ़ाने में असफल रहा है। लिंग जियो ने ऐसा नहीं देखा कि बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया और शांति से कहा, मैं तोबा परिवार के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता। मुझे आश्चर्य है कि क्या बूढ़ा व्यक्ति रास्ता दिखा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कैसा रहेगा। संयोग से मेरी 2 पोतियां उपहार भेजने वाली हैं, इसलिए युवा नायक उनके साथ चले जाओ। बूढ़े आदमी, मैं बूढ़ा हो गया हूं और इतनी दूर नहीं चल सकता। बूढ़े आदमी ने सुझाव दिया। कर सकना। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। वह बस यही चाहता था कि वह आगे बढ़े, चाहे वह कोई भी हो। सुनो, तुम दोनों, कृपया इस युवा नायक की हर तरह से अच्छी तरह से सेवा करो। तुम्हें जरा सी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बूढ़े आदमी ने अपनी दोनों पोतियों की ओर देखा और कहा। इस बूढ़े आदमी के मन में वास्तव में कुछ बुरे विचार हैं। लिंग जियो इतना युवा और इतना शक्तिशाली था कि वह उससे डरता था, इसलिए वह राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय में उच्च स्थिति वाला व्यक्ति होना चाहिए। हो सकता है कि वह महान उच्च कोटि का शिष्य हो। यदि उनकी 2 पोतियों में से कोई एक इतनी भाग्यशाली हो कि वह उनके घर में दासी या उपपत्नी बन जाए, तो उनका परिवार गौरवान्वित होगा। तोबा परिवार फिर कभी अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। स्वाभाविक रूप से लिंग जियो को इस बूढ़े आदमी के गंदे विचारों का पता नहीं था। उसके दिमाग में अभी केवल 2 चीजें थीं। एक बात तो चेन बुई के साथ घटित हुई, एक और बात कि लाल चुड़ैल ने इस दूरस्थ स्थान पर विवाह क्यों किया। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। वह एक शर्मनाक बर्बादी है। दादाजी, आप क्यों कहते हैं कि वह हमसे बेहतर है? हो सकता है कि युवा लोगों में विद्रोही मानसिकता हो और हु यानहोंग इसका अपवाद नहीं है। बूढ़ा आदमी जितना अधिक उसे पीटता, वह उतनी ही अधिक अविश्वास करने लगती। अगर तुमने फिर से बकवास करने की हिम्मत की, तो क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारी शादी उस आदमी से कर दूंगी? बूढ़े आदमी का चेहरा कीचड़ की तरह उदास था। वो लड़का। हु यानहोंग एक पल के लिए अपना आपा खो बैठी जब उसने अपने जीवनसाथी के बारे में सोचा, जो शक्तिशाली तो था, लेकिन सुअर जितना मोटा था और उसे दिमागी समस्याएं भी थीं। उसके दादाजी उसके प्रति दयालु थे और उन्होंने उसे शादी के लिए मजबूर नहीं किया। उसने अपने दादाजी को फिर से नाराज करने की हिम्मत नहीं की। जब उनकी पोती ने कुछ भी बोलना बंद कर दिया तो बूढ़े व्यक्ति ने राहत की सांस ली। वह वास्तव में डर गया था कि वह अपनी पोती के बुरे मुंह के कारण लिंग जियो को मौत के घाट उतार देगा। खच्चर गाड़ी आगे बढ़ती रही और हु यानलान, जो अब तक चुप थी, ने मासूम आंखों से पूछा, छोटे भाई, क्या तुम सच में मजबूत हो? हाँ, बहुत मजबूत। लिंग जियो ने हु यानलान को देखा और अपने दिल में आह भरी, कितना अच्छा होगा अगर हर लड़की इस छोटी लड़की की तरह मासूम हो। हु यानहोंग व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने ही वाली थी, लेकिन जब उसने सोचा कि उसे एक मूर्ख से शादी करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, तो उसने तुरंत अपना आपा खो दिया। दूसरी ओर हु यानलान ने हंसते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि तुम वास्तव में बहुत मजबूत हो, छोटे भाई, क्योंकि आधे चरण यिन यान क्षेत्र की साधना वाला एक योद्धा इस स्थान पर बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। जब वह हुआन के घर पहुंचे, तो लिंग जियो को एहसास हुआ कि यह काफी बड़ा परिवार था। कम से कम ये युहुआ टाउन के लिंग परिवार से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन इसके बारे में सोचो, 2 पोती पीढ़ियों के योद्धाओं के पास यिन यान क्षेत्र और 9 नरकों का साधना स्तर है। ये वास्तव में युहुआ टाउन में लिंग परिवार के साथ तुलनीय नहीं है। भोजन करने और कुछ उपहार पैक करने के बाद लिंग जियाओ, हु यानहोंग और हु यानलान रवाना हुए। उनके साथ 2 गार्ड भी थे। इन दोनों रक्षकों का साधना स्तर यिन यान क्षेत्र में नरक के 9वें स्तर के अंतिम चरण के आसपास है। यद्यपि वह हु यानहोंग जितना अच्छा नहीं है और हु यानलान जितनी ताकत के बारे में नहीं है,
लेकिन ऐसी ताकत वाला एक गार्ड बहुत शक्तिशाली माना जा सकता है। रास्ते में हु यानलान ने लिंग जियाओ के साथ खूब बातचीत की। लिंग जियाओ द्वारा बताए गए समृद्ध और रंगीन अनुभवों ने हु यानलान को, जो इतनी बड़ी उम्र तक इस छोटे से शहर से बाहर कभी नहीं गई थी, उत्सुकता से भर दिया। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। एलन, सावधान रहो, इस शहद पेट वाली तलवार वाले आदमी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। हु यानहोंग को लिंगजियो कभी पसंद नहीं था। वह सोचता था कि लिंगजियो जो कुछ कह रहा था वह सिर्फ शेखी बघार रहा था। बहन, मुझे लगता है कि आप मेरे छोटे भाई के प्रति पक्षपातपूर्ण हैं। हु यानलान ने मुंह बनाया। हु यानहोंग ने ठंडी सांस ली और कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, लेकिन लिंगजियो को देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे दादाजी को अपने ऊपर इतना विश्वास कैसे दिलाया। मुझे नहीं मालूम कि आप हमसे संपर्क करने का क्या उद्देश्य रखते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मेरा और मेरी बहन का फायदा उठाने की कोशिश मत करना। हम हुयान परिवार में कभी भी किसी हारे हुए व्यक्ति का पीछा करके भाग नहीं जाएंगे। इसके अलावा तोबा परिवार में पहुंचने के बाद बेहतर होगा कि आप अपना व्यवहार ठीक रखें। यह ऐसी जगह नहीं है जहां आप गलतियां कर सकते हैं। आपको हर बात में मेरी बात माननी होगी। लिंगजियो ने हु यानहोंग को उदासीनता से देखा, कुछ नहीं बोला, लेकिन हु यानलान के साथ बातचीत जारी रखी। हु यानहोंग इतनी गुस्से में थी कि उसके दांत खुजलाने लगे, लेकिन उसने गलती करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके चारों ओर खड़े 2 पहरेदारों को उसके दादा ने जानबूझकर उस पर नजर रखने के लिए भेजा था, ताकि वह कोई पागलपन भरा काम न कर सके। रास्ते में कोई बातचीत नहीं हुई। दरअसल हुयान परिवार तोबा परिवार से ज्यादा दूर नहीं था। ये 2 कस्बे थे जिनके बीच दर्जनों किलोमीटर का अंतर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से एक दिन के भीतर वहां पहुंचना संभव था। हालांकि इस दौरान कोई परेशानी वाली बात नहीं हुई, लेकिन पूरा रास्ता जंगल में था। जब हम तोबा परिवार से अभी भी 10 मील से अधिक दूर थे, तो अचानक दोनों ओर की पहाड़ियों से सीटी जैसी आवाज आने लगी। एक अंधेरी भीड़ पहाड़ से नीचे की ओर दौड़ी। देखते ही देखते कई लोग घिर गए। हालांकि हुयान लैन ताकत में कमजोर नहीं थी, लेकिन वह एक ऐसी लड़की थी जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। वह गाड़ी में सिमट गई, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। लिंगजियो ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, कुछ नहीं होगा। लिंगजियो को हुआन लैन के बारे में अच्छी धारणा थी, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, वह हुआन लैन को परेशानी में नहीं पड़ने देगा। डाकुओं के इस समूह में लगभग 200 लोग थे। भीड़ में से 4 जानवर निकले। जानवरों के ऊपर 4 आदमी थे जो सैनिकों से बिल्कुल अलग, अधिक आलीशान और विशेष पोशाक पहने हुए थे। वे संभवतः डाकुओं के इस समूह के नेता थे। चारों आदमी हुयान होंग और हुयान लैंग को देखते रहे। उनकी आंखों में बहुत बुरी आभा थी। हुआन लैन और हुआन होंग को लगा कि उनके चेहरे लाल हो गए हैं और उनके दिल तेजी से धड़कने लगे हैं, मानो वे इन 4 पुरुषों के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो गए हों। 2 गार्डों ने तुरंत गाड़ी के बाएं और दाएं हिस्से को रोक दिया। ये रक्षक काफी वफादार थे और अपने दोनों स्वामियों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित थे। हुआन लैन की तुलना में हुआन होंग भी इस स्थिति में शांत था। डाकुओं की अचानक उपस्थिति का सामना करते हुए हुआन होंग अपेक्षाकृत शांत था। आखिरकार उसे लगा कि उसके पास खेती का एक मजबूत आधार है, लेकिन इस तरह घूरे जाने से वह असहज महसूस करने लगी। क्या तुम आदमी हो? तुम अभी भी कार में क्यों बैठे हो? अचानक हुआन होंग ने लिंगजियो की ओर देखा, जो हुआन लैन का हाथ पकड़े हुए वहीं बैठा था, और गुस्से से बोला, मैं आदमी नहीं हूँ, क्या तुम हो? लिंगजियाओ ने तिरस्कार पूर्वक कहा, मैं बेकार हूँ, मेरी हिम्मत कैसे हुई बाहर जाने की? आप इन डाकुओं से लड़ने में हमारी मदद क्यों नहीं करती, मिस? उसकी आवाज व्यंग्य से भरी थी। आप? हुआन होंग इतनी क्रोधित थी कि उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह लिंगजियाओ के बारे में कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वह गुस्से में खड़ी हो गई और अपनी तलवार निकाल ली। इस स्थिति में वह केवल कड़ी लड़ाई ही कर सकती थी। उनकी गाड़ी एक सपाट गाड़ी थी और उस पर कोई आवरण नहीं था, इसलिए उसे बाहर से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। डाकुओं ने लिंगजियो को भी देखा, लेकिन उन्होंने भी यह सोचकर उपहास किया कि वह हुआन लैन द्वारा पाला गया एक सुंदर लड़का है, इसलिए उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। बॉस, ये दोनों लड़कियां बहुत अच्छी हैं, क्या आप उन्हें वापस अपनी पत्नी बना लेंगे? इस समय नुकीले चेहरे और बंदर जैसे गालों वाले 4 लोगों में से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी चीजों का आनंद अकेले नहीं लिया जा सकता। इन 2 लड़कियों को वापस ले जाओ और हम चारों भाइयों के साथ बांटो। डाकू सरदार ने दुष्ट मुस्कान दिखाई।
ऐसा लगता है कि वह इन दो नाजुक छोटी लड़कियों के बीच की मिठास के बारे में कल्पना करने लगा है। चुप रहो, हम हुयान परिवार से हैं। बेहतर होगा कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, अन्यथा हमारा हुयान परिवार तुम्हें जाने नहीं देगा। हुआन होंग और अधिक नहीं सुन सका और सख्ती से चिल्लाया। बेवकूफ, लिंग जियो ने असहाय होकर आह भरी। डाकुओं के इस गिरोह ने इस क्षेत्र में घूमने की हिम्मत की। हुयान परिवार की तो बात ही छोड़िए, मुझे लगता है कि वे तोबा परिवार से भी नहीं डरते। अफसोस, ये सचमुच एक मूर्ख महिला है जिसने कभी दुनिया नहीं देखी। तस्क तस्क, क्या शानदार प्रतिष्ठा है हुआन परिवार। हमें तो आप जैसे बड़े परिवारों की महिलाओं के साथ खेलना पसंद है। भाइयों, आओ। बड़े साहब ने व्यंग्यपूर्वक हाथ हिलाया और उनके पीछे खड़े 200 से अधिक डाकू गाड़ी की ओर दौड़ पड़े। श्वांगलिंग पर्वत पर बहुत सारे डाकू हैं और आज स्वर्ग को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। श्वांगलिंग डाकू, मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आओगे। अचानक दूर से एक स्पष्ट आवाज आई। कुछ ही देर बाद सफेद वस्त्र पहने एक युवक सबके सामने आया। गाड़ी की ओर दौड़े 200 डाकुओं को श्वेत वस्त्रधारी युवक ने क्षण भर में मार गिराया। सफेद कपड़े पहने युवक ने अपने हाथ में एक पंखा पकड़ रखा था। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वह हवा में लटका हुआ था। उसके लंबे काले बाल लहरा रहे थे। वह बहुत सुंदर और आकर्षक लग रहा था और उसमें थोड़ी सी शिष्टता की भावना थी। युवा मास्टर युशन, तोबा यू। जब डाकुओं ने इस युवक को देखा तो वे दुखी हो गए। ज़ेडफैन मास्टर तोबा यू तोबा परिवार की युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ हैं। वह अद्वितीय ड्रैगन सील तोबा यूनिफान के बाद दूसरे स्थान पर हैं। जैसे ही उन्होंने इस युवक को देखा, हुआन होंग और हुआन लैन की आंखें मानो चिपक गईं। दोनों लड़कियों की आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। लिंग जियो ने चुपके से आह भरी। ये हकीकत है, लड़की चाहे कैसी भी हो, उसे हमेशा इस तरह का सुंदर और शक्तिशाली युवक ही पसंद आता है। हुआन लैन ने तो अपना हाथ भी लिंग जियो के हाथ से खींच लिया, मानो उसे तोबा यू द्वारा देख लिए जाने का डर हो। लिंग जियाओ मंद मंद मुस्कुराया। चूंकि कोई आगे आ गया था, इसलिए उसे अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। जहां तक उन दोनों लड़कियों के उसके प्रति रवैये का सवाल है, उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने डाकुओं की ओर देखा। उसने श्वांगलेंग पर्वत पर डाकुओं के बारे में सुना था। ये लोग घरों में लूटपाट करते थे, महिलाओं को लूटते थे। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने हर तरह का बुरा काम किया। मुख्य बात कि वे अत्यंत क्रूर हैं। अगर तोबा यू की उपस्थिति नहीं होती तो मुझे डर है कि हुआन होंग और हुआन लैन आज निश्चित रूप से मुश्किल में पड़ जाते। जैसे ही वह सोच रहा था, तोबा यू ने अचानक अपना सिर घुमाया और लिंग जियो को देखा। क्या आप भी एक आदमी हैं? एक महिला के पीछे छिपना वास्तव में हम पुरुष योद्धाओं के लिए शर्मनाक है। भले ही आप पर्याप्त रूप से मजबूत न हों, लेकिन आपको बहादुर बनना सीखना चाहिए। नौकर को शिक्षा देने जैसा ये कृपालु स्वर लिंग जियाओ को बहुत असहज कर गया। उसने हल्के स्वर में कहा, मैं आपका नौकर नहीं हूँ, मुझसे इस लहजे में बात न करें। अश्लील, ये सचमुच अश्लील है। यदि तुम मेरे तोबा परिवार के नौकर होते तो मानो या न मानो, जो कुछ तुमने अभी कहा उसके लिए मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देता। तोबा यू ने भौहें सिकोड़कर ठंडे स्वर में कहा। इस क्षेत्र में किसी ने भी कभी भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की, तोबा यू, इसलिए वह बहुत क्रोधित था। लिंग जियो के मन में मूल रूप से तोबा यू के लिए कुछ अच्छी भावनाएं थीं। आखिरकार वह दुनिया में एक बहादुर युवक था। हालांकि उसे थोड़ा अहंकार महसूस हुआ, लेकिन वह इसे बर्दाश्त कर सकता था। लेकिन समस्या कि आप एक सुंदरी को बचाने वाले नायक हैं और आप बहादुर हैं, लेकिन आप बिना किसी कारण के मुझ पर क्यों कदम रख रहे हैं? क्या तुम मुझ पर पैर रखकर ध्यान आकर्षित करना चाहते हो? तुम गलत हो, मैं तुम्हें ये चेहरा नहीं दूंगा। तोबा यू, यद्यपि आप प्रसिद्ध हैं, हमारे 4 ठंड राक्षस भी बहुत सक्षम हैं। अगर तुम जीना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। ठंडे डाकुओं के नेता ने तोबा यू को ठंडी निगाहों से देखा और चिल्लाया। तोबा यू लिंग जियो को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन इन शब्दों से आकर्षित होकर उसने 4 ठंड राक्षसों को फिर से देखा। तुम चारों कूड़ा कचरा हो। सबसे शक्तिशाली तो केवल यिन यान क्षेत्र के 10वें स्तर की नरक साधना का प्रथम स्तर है। शेष 3 यिन यान क्षेत्र के 9 स्तरीय नरक साधना के केवल प्रथम स्तर हैं। इस युवा मास्टर को बाहर जाने दो। तुम्हें हिम्मत किसने दी? तोबा यू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हुन्फ, तुम तो मशहूर हो, डरो मत भाई, वह तो बस एक इंसान है, मार डालो उसे। श्वांगलिंग पर्वतीय डाकुओं के नेता ने चिल्लाया।
और 200 से अधिक पर्वतीय डाकू तोबा यू की ओर दौड़ पड़े। इसके बजाय लिंग जियाओ और अन्य को नजरअंदाज कर दिया गया। छोटे भाई, जाओ और उसकी मदद करो, दुश्मन बहुत हैं। हुआन लैन ने लिंग जियो को उत्सुकता से देखा और कहा, क्या आपने नहीं कहा था कि आप बहुत मजबूत हैं? चिंता मत करो, वह भी बहुत ताकतवर है। उन पहाड़ी डाकुओं से निपटने के लिए एक व्यक्ति ही काफी है। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा, तोबा यू की साधना उन पहाड़ी डाकुओं से कहीं ज्यादा मजबूत है। वह यिन यांग दायरे के पहले चरण में नरक के 10वें स्तर के शिखर पर पहुंच गया है, जो लाल चुड़ैल के बराबर है। इस प्रकार की साधना के कारण वे पहाड़ी डाकू उसकी दृष्टि में कुछ भी नहीं है। हन्फ एलन, तुम्हें उस आदमी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, वह तो बेकार है। मैं मदद करने जाऊंगा। हुआन होंग ने ठंडी सांस ली और तोबा यू की मदद करने के लिए जाने वाला था। हालांकि इस समय आसमान में अचानक चांदी की रोशनी चमक उठी। तोबा यू के पीछे एक चांदी की जेड प्लेट दिखाई दी। जेड प्लेट की रोशनी आसमान की ओर उठी। फिर पूरा आकाश चांदी के रंग में रंग गया। अनगिनत छोटी छोटी तलवारों की रोशनी डाकुओं के शरीर पर गिर रही थी, जैसे बारिश का तूफान हो। एक क्षण के लिए पूरी घाटी शूरा क्षेत्र बन गई। सिर्फ एक ही चाल से तोबा यू ने श्वांगलेंग पर्वत के सभी डाकुओं का वध कर दिया। लेकिन वह अभी भी हमेशा की तरह शांत था, उसके कपड़ों पर खून की एक बूंद भी नहीं थी। हुआन होंग और हुआन लैन आश्चर्य से अपनी आंखें खोलकर इस दृश्य को देखते रहे। एक सुंदर युवक के रूप में तोबा यू की छवि उनके मन में और अधिक मजबूत हो गई। ये तलवार सचमुच बहुत खूबसूरत थी, मानो कोई तलवार परी दुनिया में उतर आए हो। शायद अधिक भव्य प्रभाव के लिए लिंग जियो की राय में उनकी कुछ हरकतें बहुत अधिक निरर्थक थीं। भाई यू बहुत ताकतवर है। हु यानलान की आंखें दिल से भरी हुई थीं। हाँ, वह बहुत शक्तिशाली है। उसकी तलवारबाजी का कौशल संभवतः पूरे चेन साम्राज्य में किसी से भी मेल नहीं खाता। किसी कूड़े के टुकड़े की तुलना में ये सचमुच बहुत बड़ा अंतर है। हु यानहोंग ने तोबा यू की ओर देखा, फिर लिंग जियो की ओर और आह भरी। लोगों के बीच इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? ये दोनों लड़कियां हुयान परिवार से एलन और आहोंग हैं। हमने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है, लेकिन आप पहले से ही बहुत आकर्षक हो गए हैं। तोबा यू ने अपनी तलवार म्यान में रखी और मुस्कुराते हुए चला गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई यू अब भी हमें याद रखेंगे। हुआन होंकियाओ का चेहरा लाल हो गया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका छोटा सा दिल तेजी से धड़क रहा हो। बेशक, याद रखो, अगर हम तोबा के घर जाते हैं तो कोई खतरा नहीं होगा। मुझे अभी भी कुछ काम करने हैं जिन्हें पहले पूरा करना है। लेकिन एक बात मैं दोनों बहनों को चेतावनी देना चाहती हूँ, किसी बेकार सुंदर चेहरे से मूर्ख मत बनो। कुछ लोग हानिरहित दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे पुरुष चोर और महिला वेश्याएं हैं। जब तुओ बायोंग बोला तो उसकी नजरें लिंग जियाओ पर टिकी थीं। यह आदमी वास्तव में प्रतिशोधी था। लिंग जियो ने बस उसे जवाब दिया, लेकिन उसे एक बदमाश के रूप में लेबल किया गया जो एक पुरुष चोर और एक महिला वेश्या थी। भाई यू, मुझे गलत मत समझो। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने बस गलती से उसकी जान बचा ली। उसका नाम तुओ बा लिंग है और कहा जाता है कि वह तुओ बा परिवार से है। हु यानहोंग ने जल्दी से समझाया, तुओ बा लिंग, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है। तोबा यू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि आपने मेरे तोबा परिवार का उपनाम इस्तेमाल करने का नाटक क्यों किया, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि यदि आप मेरे तोबा परिवार को अपमानित करते हैं तो वे डाकू आपके आदर्श बन जाएंगे। ये हास्यास्पद है। क्या ये सच है कि केवल आपके तोबा परिवार को ही उपनाम तोबा रखने की अनुमति है, जबकि अन्य को अपना उपनाम बदलना होगा? यहाँ तक कि सम्राट भी ऐसा करने का साहस नहीं कर सकता था। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तीखी जुबान, मुझे आशा है कि यह महज एक संयोग है। तोबा यू ने ठंडी सांस ली, हु यानहोंग और हु यानलान की ओर ठंडे स्वर में अपना सिर थपथपाया, घूमा और हवा में चला गया। ये जब आता है तब अदृश्य रहता है और जब जाता है तब भी अदृश्य रहता है। ये वास्तव में अनियंत्रित है। ऐसा लग रहा था कि दोनों लड़कियां बहुत उत्साहित थीं। जैसे ही तोबा यू चला गया, हु यानहोंग ने लिंग जियो को ठंडी नजर से देखा और कहा, तुम बहुत बेशर्म हो। जब कोई आपकी जान बचाता है तो आप सिर्फ धन्यवाद नहीं कहते, बल्कि जवाब देने का साहस करते हैं। भाई यू की तुलना में आप बदबूदार खाई में पड़े मेढक की तरह हैं, जो घृणित है। लिंग जियो ने शांति से हु यानहोंग को देखा और कहा, आप गलत हैं। उसने आपको बचाया होगा, लेकिन उसने मुझे नहीं बचाया। उसने एलन और 2 गार्डों को नहीं बचाया।
क्योंकि जब तक मैं यहाँ हूँ उन्हें कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ तुम हो और मैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए बहुत आलसी हूँ। हाँ, ये बहुत मज़ेदार है। जब हम लड़ रहे थे तो हम इतने डरे हुए थे कि हम एक तरफ छिप गए। अब जब सभी डाकू मारे गए हैं तो वे उग्र होने लगे हैं। तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल बेशर्म हैं। हु यानहोंग हंसा। हु यानलान भी थोड़ी शर्मिंदा थी। इस समय उसे भी लगा कि लिंगजियो सिर्फ दिखावटी सेवा कर रहा था और उसके पास कोई वास्तविक क्षमता नहीं थी। क्या तुम बेशर्म हो? फिर अगर बाद में तुम खतरे में पड़ो तो मुझसे भीख मांगने मत आना। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। कृपया, मैं हु यानहोंग आपसे कभी भीख नहीं मांगूंगा, भले ही मैं मर जाऊं। हु यानहोंग चिल्लाया और उसकी आवाज पूरी घाटी में गूंज गई। इस मामले में मैं आपको सलाह देता हूं कि बहुत जल्दी मत बोलो, फिर तो वायु मूर्ख है। क्या आपको वाकई लगता है कि आप अपनी तलवार के एक वार से बच सकते हैं? 4 ठंडे राक्षसों ने बचपन से ही एक खास गुप्त तकनीक का अभ्यास किया है जिसे ठंडा ठंडा रहस्य कहा जाता है। ये तुरंत ही रक्षा को दर्जनों गुना बढ़ा सकता है और स्वयं को निलंबित अवस्था में डाल सकता है। ये दुख की बात है कि उस मूर्ख ने इस बारे में सोचा भी नहीं और उसने सोचा कि उसने चारों शीत राक्षसों को मार दिया है। लिंगजियो ने उदासीन आंखों से जमीन पर पड़ी 4 जमी हुई लाशों को देखा और शांत स्वर में कहा, तुम बकवास कर रहे हो। हु यानहोंग ने ऊंची आवाज में कहा, भाई यू को बदनाम करने के लिए आपने ऐसे झूठ बोलने की हिम्मत की। ये वास्तव में वह अपनी अगली बात पूरी भी नहीं कर पाई थी क्योंकि किसी ने पहले ही उसकी गर्दन दबा दी थी। उसके पीछे 4 आकृतियां खड़ी थीं और ये 4 लोग कोई और नहीं बल्कि 4 फ्रॉस्ट कोल्ड मॉन्स्टर्स हैं। हाँ, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। हालांकि आप बेकार हैं, लेकिन आपकी दृष्टि अच्छी है। आप वास्तव में फ्रॉस्ट कोल्ड आर्ट जानते हैं। लेकिन क्या हुआ अगर आप जानते हैं? इन 2 लड़कियों को छोड़कर आप सभी आज मर जाएंगे। वह तोबा यू वास्तव में मूर्ख है। मैं भविष्य में उससे बदला जरूर लूंगा, लेकिन आज चलो इन 2 लड़कियों के साथ खेलते हैं। 4 फ्रॉस्ट मॉन्स्टर्स के नेता के मुंह से जोरदार हंसी निकली। वह मूर्ख है और तुम चारों भी मूर्ख हो। अगर तुम मरने का नाटक कर रहे हो तो तुम्हें खड़े होने से पहले हमारे चले जाने का इंतजार करना चाहिए। अब खड़े हो जाओ, तुम मौत की तलाश में हो। लिंगजियो की आवाज अचानक ठंडी हो गई जिसमें एक भयावह जानलेवा आभा प्रकट हुई। सिर्फ तुम? बड़े बॉस ने घृणा से कहा। ये सही है, सिर्फ मैं। लिंगजियाओ ने हल्की से कहा, मालिक तुम उससे क्या बकवास कर रहे हो? तीसरे बच्चे, तुम जाओ और दूसरी लड़की को पकड़ो। चौथा बच्चा और मैं बाकी को मार देंगे। दूसरा बॉस बोला। अच्छा, बड़े बॉस ने सिर हिलाया। अचानक 3 आकृतियां प्रकट हुईं। एक हुआनलान की ओर भागता है, अन्य 2 क्रमशः 2 गार्डों और लिंगजियो की ओर दौड़े। इस दृश्य ने हु यानलान को झकझोर दिया। भय से दोनों सुरक्षाकर्मियों के चेहरे के हाव भाव बदल गए। ये 4 ठंडे राक्षस निश्चित रूप से कुछ ऐसे नहीं हैं जिन्हें वे संभाल सकें। झगड़ा करना। दोनों रक्षकों ने मौत तक लड़ने की योजना बनाई, भले ही उन्हें अपने 2 स्वामियों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। हालांकि अगले ही पल एक ऐसा दृश्य घटित हुआ जिसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। 4 शीत राक्षस में से दूसरे, तीसरे और चौथे राक्षस अचानक रुक गए। हर किसी के गले पर चमकीला लाल रंग है। खून बहने लगा और 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लिंगजियाओ के हाथ में तलवार चमक उठी। हालांकि वे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए कि लिंगजियो ने कैसे कार्रवाई की। दोनों गार्ड और हुयानलान समझ गए कि यह लिंगजियो ही था जिसने उन्हें बचाया था। तुम क्या कर रहे हो? चारों शीत राक्षसों का सरदार भय से कांप रहा था। मैं इतना शक्तिशाली क्यों हूँ? लिंगजियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि अगर तोबा यू कार्रवाई नहीं करता है तो आप हमें हरा देंगे? कितना हास्यास्पद है। यदि मैंने कार्रवाई की होती तो आप चारों में से कोई भी जीवित नहीं बचता। वह मूर्ख है और तुम उससे भी अधिक मूर्ख हो। अरे, लगता है मुझसे गलती हो गई, लेकिन ये लड़की मेरे हाथ में है। बेहतर होगा कि तुम जल्दबाजी में कोई काम न करो, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। बड़ा बॉस बदसूरत लग रहा था, ये जानते हुए कि वह लिंगजियो का मुकाबला नहीं कर सकता। वह अब किसी औरत को नहीं चाहता, वह बस इस दुनिया में जीना चाहता है। आप जो भी चाहें, वैसे भी लोग मेरी ताकत को ज्यादा महत्व नहीं देते। लिंगजियाओ ने हल्की से कहा, छोटे भाई कृपया मेरी बहन को बचाओ। हु यानलान रोई और चिल्लाई, मुझसे भीख मांगने का कोई फायदा नहीं है, मैं चाहता हूं कि वह मुझसे भीख मांगे। लिंगजियो ने शांति से हु यानहोंग को देखा और कहा,
ऐसा लगता है कि वह बस यही कह रही थी कि वह मुझसे कुछ नहीं मांगेगी, भले ही वह मर जाए। ये वास्तव में शर्मनाक है। कृपया कृपया मेरी मदद करें। हु यानहोंग उतना मजबूत नहीं है जितना कल्पना की गई थी। वह बचपन से ही बिगड़ी हुई थी। अब मौत के खतरे का सामना करते हुए वह जिद्दी बने रहने का साहस कैसे कर सकती थी। मैं अब बेकार नहीं हूँ, लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हु यानहोंग की मदद की गुहार सुनकर लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या अब मैं बेकार नहीं रहा? नहीं, मैं बेकार हूँ, मैं अंधा हूँ। हु यानहोंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर तुम मुझे 2 थप्पड़ मारोगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। इस तरह की महिला के लिए लिंग जियो वास्तव में उसे बचाना नहीं चाहता था, लेकिन आखिरकार निष्पक्ष रूप से कहे तो यह महिला उसके प्रति दयालु थी, इसलिए उसे बचाना असंभव होगा। तो चलिए हम एक छोटी सी सजा लगाते हैं। हु यानहोंग ने बिना सोचे समझे खुद को 2 थप्पड़ मारे। यद्यपि उसकी गर्दन दबा दी गई थी, फिर भी उसके हाथ स्वतंत्रतापूर्वक हिल सकते थे। बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि वह जीवित रहे, तो बेहतर होगा कि तुम मुझे जाने दो। बड़े बॉस चिल्लाए। लिंग जियो ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना हाथ हिलाया। बड़े बॉस को तुरंत गले में दर्द महसूस हुआ और खून बहने लगा। हु यानहोंग कांपते हुए वहीं खड़ा था, भाग्य के फैसले का इंतजार कर रहा था। जब उसने पाया कि उसके पीछे खड़े डाकू सरदार की पकड़ ढीली पड़ गई है, तो वह जमीन पर गिर पड़ी। किसी ने नहीं देखा कि लिंग जियाओ ने क्या किया। हु यानलान और 2 गार्डों ने बड़े बॉस के पीछे एक अजीब दूसरी छाया को दिखाई दिया। बस इतना ही। इस समय हु यानलान, हु यानहोंग और दोनों गार्ड अचानक समझ गए कि लिंग जियो ने जो पहले कहा था वह झूठ नहीं था। 3 चालों और 2 चालों से वह चारों ठंड राक्षसों को मारने में सक्षम था। इस तरह की ताकत उनकी कल्पना से परे थी। ये सिर्फ ये साबित करता है कि भले ही तोबा यूं कार्रवाई नहीं करता है, लिंग जियो कई लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। हाँ, दोनों पहरेदारों ने पहले ही लिंग जियाओ को भगवान के रूप में पूजा था। लिंग जियाओ ने उसे रवाना होने के लिए कहा। वे तुरंत गाड़ी पर चढ़ गए और रवाना होने के लिए तैयार हो गए। इस बार लिंग जियो दोनों लड़कियों के साथ गाड़ी पर नहीं बैठा, बल्कि 4 ठंड राक्षसों द्वारा छोड़े गए पहाड़ की ओर चला गया। वे 4 जानवर हैं, बर्फ और हिम सिंह। लिंग जियो ने सबसे मजबूत को चुना और सीधे उस पर सवार हो गया। राक्षस भी इंसान होते हैं। लिंग जियाओ को अपने स्वामी को आसानी से मारते देखकर वे विरोध करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे। आप लोग पीछे रहो, मैं आगे जाकर रास्ता साफ कर दूंगा, ताकि दोबारा ऐसी परेशानी न हो। लिंग जियो ने नमस्ते कहा और बर्फ और हिम शेर पर आगे बढ़ गया। गाड़ी भी आगे बढ़ने लगी, लेकिन उसकी गति स्वाभाविक रूप से बर्फ और हिम सिंह की तुलना में धीमी थी। बहन, मेरा छोटा भाई गुस्से में लग रहा है, तुम्हें उससे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हु यानलान ने लिंग जियो की पीठ की ओर देखा और आह भरी। मैं एक नायक की तलाश में था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि नायक मेरे सामने ही खड़ा होगा। हालांकि उसने कुछ भी कठोर नहीं कहा, लेकिन उसने लिंग जियो को नीची नज़र से देखा और अब उसे वास्तव में इसका पछतावा है। लेकिन वह अभी भी भाई यू जितना अच्छा नहीं है, और इस व्यक्ति का दिमाग थोड़ा ज्यादा गहरा है। जाहिर है, उसके पास इस तरह की ताकत है, लेकिन उसने अभी कोई कार्रवाई नहीं की। अगर भाई यू प्रकट नहीं होता, तो शायद वह हमारी रक्षा नहीं कर पाता। और क्या, एलन, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? वह स्पष्ट रूप से जानता था कि 4 श्वांग लेंग राक्षस मरे नहीं थे, लेकिन उसने भाई यू को नहीं बताया। उसके निश्चित रूप से छिपे हुए इरादे थे। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे उसके बहुत करीब नहीं जाना चाहिए। वह भाई यू की तरह है, जो खुले विचारों वाला, स्वतंत्र और ईमानदार है। वैसे भी मुझे लगता है कि हालांकि उसने मुझे बचाया, लेकिन वह बहुत संकीर्ण सोच वाला लग रहा था और मुझसे मदद मांगने पर अड़ा हुआ था। कोई लड़की को इस तरह कैसे धमका सकता है? भाई यू निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेगा। यही असली नायक है, महान नायक है। हालांकि हु यानहोंग अब ये कहने की हिम्मत नहीं करती कि लिंग जियो एक बेकार है। उसके दिल में लिंग जियो द्वारा उसे बचाना गुप्त इरादे निकला, और तोबा यू की मूर्खता उदारतापूर्ण निकली। यह महिला एक बार किसी के प्रति पूर्वाग्रह रखती है, तो कोई भी कारण ढूंढ लेती है। इतना भी नहीं, हु यानलान ने पलकें झपकाते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम थोड़ी पक्षपातपूर्ण हो, बहन। अगर और कुछ नहीं तो मेरा छोटा भाई मेरे भाई यू से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। भाई यू ने 4 ठंड राक्षसों को भी नहीं मारा था, लेकिन उसने ऐसा किया। बकवास, क्या तुमने नहीं देखा?
भाई यू की अद्भुत तलवारबाजी एक तलवारबाज की तरह ही आकर्षक है, और वह आदमी सिर्फ छिपकर हमला करने में अच्छा है। ताकत के मामले में वह निश्चित रूप से भाई यू जितना अच्छा नहीं है। भाई यू ने 4 ठंड राक्षसों को क्यों नहीं मारा, इसका कारण ये था कि वह लापरवाह था। उस आदमी जितना चालाक कौन हो सकता है? केवल एक चालाक और नीच व्यक्ति ही उन 4 राक्षसों की घृणित चालों को समझ सकता है। भाई यू बहुत सीधा है, इसलिए ये सामान्य बात है कि वह कुछ नहीं देख पाता। हु यानहोंग ने तर्क दिया, हालांकि वह खुद भी समझती थी कि उसकी बातें कुछ हद तक टालमटोल वाली थीं। लेकिन उसने फिर भी ऐसा कहा क्योंकि वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकती थी कि लिंगजियो तोबा यू से अधिक शक्तिशाली हो सकता है। हु यानलान ने अचानक अपनी बड़ी बड़ी आंखें चमकाकर अपनी बहन की बातों पर असहमति जताई। उसका सिर बिल्कुल साफ है, भले ही वह पहले तोबा यू के भव्य रूप से प्रभावित थी। लेकिन यदि आप इसके बारे में ध्यान से सोचें, तो क्या एक भव्य दृश्य का अर्थ कि वह अनिवार्यतः अद्भुत है? दूसरी तरफ लिंगजियो को नहीं पता था कि दोनों लड़कियां किस बारे में बात कर रही थीं, और अब वह इस बात की परवाह करने में दिलचस्पी नहीं रखता था कि वे क्या कह रही थीं। उसे लाल चुड़ैल की अधिक परवाह थी। 1 मील से भी कम दूरी पर श्वांगलियान नाम का छोटा सा शहर है। ठंडे शहर में एक विशाल हवेली है, जो तोबा परिवार की हवेली है। ये 2000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है और बहुत ही आलीशान तरीके से बनाया गया है। यह उन आधिकारिक आवासों से भी ज्यादा भव्य लगता है जहां कुछ राजकुमार और रईस रहते हैं। तोबा परिवार न केवल फ्रॉस्टकोल्ड टाउन का सबसे बड़ा परिवार है, और वह यहाँ का वास्तविक शासक भी है। उनके कबीले का नेता यहाँ का रक्षक है। सतह पर वह राजा चेन के शाही परिवार के प्रति वफादार है, लेकिन गुप्त रूप से वह यू झुंगफेंग के साथ मिलीभगत करता है। इस छोटे से शहर में सबसे शक्तिशाली योद्धा तोबा परिवार से हैं। केवल उनके परिवार में ही यिन यांग क्षेत्र के प्रथम स्तर में नरक के 11वें स्तर की साधना वाला योद्धा है। खेती के इस स्तर के साथ, भले ही इसे लेडो और डायमंड ड्रैगन सिटी में रखा गया हो, इसे एक मास्टर माना जाता है। ऐसे सुदूर कस्बे में वह स्वाभाविक रूप से अधिपति है। शहर के द्वार से गुजरते समय हुआनहोंग ने शादी का निमंत्रण पत्र निकाला। गेट गार्ड ने टिप लेने के बाद उन्हें जाने दिया। श्वांगलियांग टाउन का क्षेत्रफल न केवल युहुआ टाउन से बड़ा है, बल्कि अधिक समृद्ध भी है। ऐसा लगता है कि यह स्तर बैक्सियन काउंटी शहर से बेहतर है। हालांकि वे यहाँ मौज मस्ती के लिए नहीं आए थे, इसलिए वे सीधे तोबा मैंशन आ गए। चौड़े और भव्य द्वार के बाहर बधाई देने के लिए आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। हुआनहोंग और हुआनलैन द्वारा लाए गए उपहार हल्के नहीं हैं, लेकिन दूसरों की तुलना में वे कुछ भी नहीं हैं। इसके अलावा वे सिर्फ 2 छोटी लड़कियां हैं, और घर में प्रवेश करने के बाद उन्हें मूल रूप से नजरअंदाज कर दिया जाता है। यहाँ तक कि गाड़ी भी किसी ने नहीं छीनी। हताशा में वे केवल दूसरों से पूछकर गाड़ी को एक साथ अस्तबल तक ले जा सकते थे। लिंगजियो ने परेशानी से बचने के लिए बर्फ और हिमशेर को जानवर की अंगूठी में डाल दिया। इस तरह का राक्षस तोबा परिवार में भी बहुत दुर्लभ चीज होनी चाहिए। ध्यान से, तुम दोनों घोड़े को वहीं बांध दो, वह खाली है। हु यानहोंग ने एक खाली चरनी देखी और 2 गार्डों को बुलाया। जहां तक गाड़ी का सवाल है, उसे लापरवाही से एक तरफ रख दीजिए, कोई उसे चुरा नहीं पाएगा। 1 मिनट रुको, तुम कहाँ से आए हो, अज्ञानी गंवार? क्या ये कोई अस्तबल है जिसका तुम आराम से इस्तेमाल कर सकते हो? ये सब मेहमानों के लिए तैयार किए गए हैं। दोनों पहरेदारों ने अभी अभी घोड़ा बांधा था कि एक ठंडी चीख सुनाई दी, जो बहुत अधीर लग रही थी। अस्तबल प्रबंधक द्वारा डांटे जाने और घोड़े को बांधने की अनुमति न दिए जाने के बाद हुयानलान जल्दी से खड़ी हुई और बोली, हम भी तोबा के घर मेहमान हैं। मेहमानों को भी 3, 6 और 9 ग्रेड में बांटा गया है। आपकी खराब शक्ल देखकर क्या आप उन प्रतिष्ठित मेहमानों से तुलना कर सकते हैं? यहाँ आपके घोड़े बांधने के लिए कोई जगह नहीं है, उन्हें ले जाए। अस्तबल प्रबंधक ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया। लेकिन घोड़े को बांधने के लिए हमेशा कोई जगह होती है ना? हु यानहोंग ने भौहें सिकुड़ी। हाँ, बाहर जाओ, अस्तबल प्रबंधक ने फिर कहा। तुम लोग बहुत बदमाशी कर रहे हो। हु यानहोंग बेहद गुस्से में था। ये पहली बार था जब वे अपने दादा के लिए बाहर निकले थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इस कायरता को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। क्या ये सिर्फ तुम्हें धमकाना है? हमारे तोबा परिवार को तुम्हारे छोटे हुयान परिवार को मुंह दिखाने की जरूरत कब पड़ी? अस्तबल प्रबंधक ने तिरस्कारपूर्वक कहा, यदि आपके दादाजी पहले हमारे तोबा परिवार में फार्मासिस्ट नहीं रहे होते,
तो मुझे लगता है कि परिवार के मालिक ने आपको आमंत्रित नहीं किया होता। हु यानहोंग हमेशा दूसरों की गरीबी और उनके नौकरों को नीची नज़र से देखता था, लेकिन अब अन्य लोग उसके साथ एक फुहर की तरह व्यवहार कर रहे थे और वह इतना क्रोधित था कि वह लगभग सांस भी नहीं ले पा रहा था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इसी समय एक सफेद आकृति प्रकट हुई और अस्तबल प्रबंधक के चेहरे पर थप्पड़ का निशान था। गुलाम कुत्ते, क्या तुम अपने मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? भाई ज़ैद, जब हु यानहोंग ने देखा कि जो व्यक्ति आया था वह तुओबा यू था, तो वह उत्साह से लगभग रो पड़ी। ठीक है आहोंग, रो मत, ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए था। तुओबा यू आगे बढ़ा, स्वाभाविक रूप से हु यानहोंग को अपनी बाहों में लिया और उसके आंसू पोंछे। वह इतनी कुशलता से चलता है कि ऐसा लगता है कि वह लड़कियों को रिझाने में विशेषज्ञ है। लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ी, फिर अपना सिर हिलाया। वह पहले ही एक बार हु यानहोंग को बचा चुका था, और अगर हु यानहोंग को फिर से धोखा दिया गया तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं होगा। भाई यू, वह हमें घोड़े बांधने नहीं देगा। हु यानहोंग का चेहरा थोड़ा शर्मीला था, लेकिन उसे तुओबायू द्वारा गले लगाए जाने में कुछ भी गलत नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच तुओबायू पर मोहित हो गई थी। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे नहीं पता कि ये आपके दोस्त हैं, मिस्टर यू। अस्तबल मैनेजर ने अपना चेहरा ढक लिया और जल्दी से कहा, अब जब तुम्हें अपनी गलती पता चल गई है तो तुम दोनों लड़कियों के घोड़ों की अच्छी तरह देखभाल क्यों नहीं करती? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं? तुओबायू ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, अब मेरा अधीनस्थ ही काम करेगा। अस्तबल के रखवाले ने जल्दी से खुले घोड़े को फिर से बांध दिया। लिंग जियाओ को यह बात दिलचस्प लगी। यह एक संयोग मात्र था। इस समय अस्तबल में तुओबायू की उपस्थिति वास्तव में लोगों को आश्चर्यचकित करती है कि क्या यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। मुझे आशा है कि मैं बहुत अधिक चिंता कर रहा हूँ। लिंग जियाओ ने चुपके से अपना सिर हिलाया। वैसे भी इस तरह की चीज़ों का उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम अभी अभी यहाँ आए हो और अभी तक खाना नहीं खाया। तुम मेरे आंगन में आराम करने क्यों नहीं चले जाते? वैसे भी शादी कल से पहले शुरू नहीं होने वाली है। तुओबायू ने हु यानहोंग और हु यानलैंग की ओर देखा और कहा। लिंग जियो को खूबसूरती से नज़रअंदाज कर दिया गया। ये बहुत बढ़िया है, मैंने इस पूरे रास्ते में कुछ भी नहीं खाया है। भाई यू, क्या आप वहाँ नहा सकते हैं? मैं भी गर्म पानी से नहाना चाहता हूँ। हु यानहोंग लिंग जियाओ से काफ़ी सावधान था, लेकिन तुओबायू से बिल्कुल भी सावधान नहीं था। यह महिला सचमुच लोगों को अवाक कर देती है। क्या मुझे कहना चाहिए कि उसके पास दिमाग है? अभी भी कोई विचार नहीं है। बहन, क्या यह अच्छा नहीं है? हु यानलान ने जल्दी से कहा। दादाजी ने कहा था कि लड़कियों को आसानी से पुरुषों के घर नहीं जाना चाहिए। एलन, भाई यू हमारे अपने में से एक है, क्या तुम्हें अब भी चिंता है कि वह कुछ गलत करेगा? हु यानहोंग ने ये कहा, लेकिन वास्तव में उसके दिल में कुछ उम्मीदें थीं। उम्मीद थी कि तुओबायू उसके लिए कुछ करेगा ताकि वह तुओबा परिवार की बहू बन सके। विनम्र हुआन परिवार को छोड़ना अब उसकी सबसे जरूरी इच्छा थी। हु यानहोंग, कुछ बातें हैं जो मैं शुरू में कहने में बहुत आलसी थी, लेकिन आखिरकार तुम मेरे प्रति दयालु हो और मैं वास्तव में तुम्हें भेड़िए के मुंह में गिरते हुए नहीं देखना चाहती। अचानक लिंग जियो की आवाज़ गूंजी, मैंने अभी इस तुओबायू की जांच की है। वह एक विशिष्ट प्लेबॉय है। मुझे नहीं पता कि कितनी लड़कियों को उसके द्वारा धोखा दिया गया है। मैं जानता हूँ कि तुम तुओबा परिवार की बहू बनना चाहती हो, लेकिन तुम्हें डर है कि तुम्हारी मासूमियत पर दाग लग जाएगा और अंत में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ बाहरी लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाह है जो मेरे गुरु की मार्शल आर्ट और रूप से ईर्ष्या करते हैं। तुओबायू ने शांति से कहा, यदि तुम वह नहीं होते जिसे आहोंग और एलन लाए हैं, तो मैं तुम्हें अभी मार देता। इसे भूल जाओ, क्योंकि दोनों लड़कियां मुझ पर विश्वास करने के बजाय अज्ञात मूल के एक बेकार व्यक्ति पर विश्वास करना चाहती हैं, तो कृपया ऐसा करो। बोलने के बाद वह मुड़ा और चला गया। ये कठिन रणनीति शायद लिंग जियाओ के खिलाफ काम न करे, लेकिन यह उस मूर्ख महिला हु यानहोंग के खिलाफ काम कर गई। भाई यू, मैं उसकी बकवास नहीं सुनूंगा। मैं अब इतना थक गया हूं कि मैं इधर उधर भागना नहीं चाहता। हु यानहोंग ने तुओबायू दाओ को रोकने के लिए चिल्लाया। तुओबायू रुक गया, उसके होठों पर भयावह मुस्कान गायब हो गई और फिर उसने अपना सिर घुमाया और कहा, आहोंग, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं वास्तव में खुश हूँ। एलन, क्या तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते? ये देखा जा सकता है कि यह आदमी न केवल हुआनहोंग चाहता है, बल्कि हुआनलान भी चाहता है।
उसने वास्तव में बहुत समय पहले हुयान परिवार की बहनों के बारे में सोचा था। मैं अपने छोटे भाई के साथ शहर जाना चाहता हूँ। हु यानलान ने अपना सिर हिलाया और कहा। वह नहीं जानती कि ऐसा क्यों है, लेकिन उसे हमेशा लगता है कि लिंग जियाओ तोबायू से ज्यादा विश्वसनीय है। यह एक महिला के शक्तिशाली अंतर्ज्ञान का प्रभाव हो सकता है। एलन, तुम इस बारे में सोचो। इस आदमी की पहचान अज्ञात है। उसके बहकावे में मत आओ। हु यानहोंग ने उसे याद दिलाया और फिर तोबायू के साथ चला गया। लिंग जियाओ ने आह भरी। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। यह महिला आग के गड्ढे में कूदने पर अड़ी थी और वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। तुम दोनों उसका पीछा करो और मेरी बहन की अच्छी तरह से रक्षा करो। अगर वह तोबायू वास्तव में मेरी बहन के साथ कुछ भी गलत करता है तो मुझे और मेरे भाई को तुरंत सूचित करो। हु यानलान ने दोनों गार्डों की ओर देखा। हालांकि वह भोली थी, लेकिन वह मूर्ख नहीं थी। इस मामले में उसने दुर्लभ शांति और बुद्धिमत्ता दिखाई। हाँ, दोनों गार्ड मुड़े और चले गए। एलन, तुम्हें मुझ पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारी बहन और तोबायू ने जो कहा वह सही हो। मैं बस एक अनजान पहचान वाला अजनबी हूँ। लिंग जियाओ ने एलन की ओर देखा और कहा, मुझे अपनी प्रवृत्ति पर विश्वास है। इसके अलावा, यदि आप वास्तव में हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो आप तोबायू के जाने के बाद घाटी में जो चाहे कर सकते हैं। इसके बाद आपको केवल 4 फ्रॉस्ट मॉन्स्टर्स पर दोष डालना होगा और कोई भी सच्चाई नहीं जान पाएगा। हुआन लैन ने विश्लेषण किया। तुम समझदार हो, लेकिन ये दुख की बात है कि तुम्हारी बहन इतनी पागल है कि वह इतनी साधारण बात भी नहीं सुनती। लिंग जियो ने आह भरते हुए कहा, चलो चलो सड़क पर टहलने चलें। हाँ छोटे भाई। हुआन लैन ने आगे बढ़कर लिंग जियो की बाँह पकड़ ली। तोबायू के विला में हुआन होंग नहा रहा था। बाहर 2 गार्ड खड़े थे, लेकिन तोबायू इस समय यहाँ नहीं था। वह अस्तबल मैनेजर के साथ था। यह उस थप्पड़ का इनाम है। तोबायू ने अस्तबल प्रबंधक की ओर स्पिरिट पत्थरों से भरा एक थैला फेंका। हे मास्टर यू के लिए काम करो। अधीनस्थों को यही करना चाहिए। अस्तबल प्रबंधक ने हंसते हुए कहा, यह दुख की बात है कि लड़की हु यानलान ने उस अजनबी का पीछा किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले ही लोगों को बाहर भेज दिया है। चूंकि नर्म होना पर्याप्त नहीं है, तो आइए हम सख्त बने, उस मुसीबत से छुटकारा पाएं और फिर हु यानलान को जीवित पकड़ लें। इस तरह मैं उन अच्छी चीजों को संतुष्ट कर सकता हूं जिनका ये युवा मास्टर इन दिनों इंतजार कर रहा है। तोबायू ने व्यंग्य करते हुए कहा, जब से मैंने इन बहनों को आखिरी बार देखा है, तब से मैं उन्हें कभी नहीं भूला हूँ। श्वांगलिंग टाउन की सड़कें और गलियां आठअमर काउंटी की तुलना में कम समृद्ध नहीं हैं। शहर में एक रेस्तरां है जो बहुत ध्यान आकर्षित करता है। ये लगभग 3 मंजिला है और पूरी तरह से कीमती महोगनी से बना है। ये कहा जाना चाहिए कि आज तोबा हवेली के अलावा ये स्थान संभवतः शहर का सबसे व्यस्त स्थान है। लिंग जियो हु यानलान को रेस्तरां में ले गया और तीसरी मंजिल पर खिड़की के पास बैठकर पूरे श्वांगलियान शहर के दृश्यों को देखते हुए खाना खाते और बातें करते रहे। हु यानलान को शायद कुछ भी महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन लिंग जियो को लगा कि उसके सामने काले कपड़े पहने बड़े आदमी से हमेशा एक जानलेवा आभा आ रही थी। ये जानलेवा आभा बहुत हल्की है। काले कपड़े पहने बड़े आदमी ने उसे दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में वह लिंग जियो की ताइची की आंखों से बच नहीं सका। लेकिन लिंग जियो ने जल्दबाजी में काम नहीं किया। उसने स्थिति को देखने की योजना बनाई। इस समय काले कपड़े पहने हुए बड़े आदमी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी और उसे नहीं पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक आंख से अंधा था। लंबे रक्त लाल बाल प्राकृतिक नहीं लगते, बल्कि अत्यधिक हत्या और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं। उसके चेहरे पर कई जख्म के निशान थे, जिससे उसे पहचानना लगभग असंभव हो गया था। इससे वह थोड़ा क्रूर हो जाता है और कई लोग उसे करीब से देखने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि लिंग जियो को पता चला कि इस आदमी के हाथ जानलेवा हाथ थे और वो आंखें क्रूर रोशनी के साथ। भले ही उसने इसे छिपाने की पूरी कोशिश की, फिर भी वह लिंग जियो की नजरों से पूरी तरह बच नहीं सका। शराब की एक बोतल पीने के बाद काले कपड़े पहने बड़े आदमी ने अचानक ठंडे स्वर में पूछा, तुम बच्चे, तुम मुझे बहुत देर से घूर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? लिंग जियो को लगा कि उसे खोज लिया गया है और वह खड़ा होने वाला था, लेकिन उसने देखा कि एक व्यक्ति उसकी शराब की मेज से 2 या 3 मीटर से भी कम दूरी पर बैठा है। एक युवक अपनी पीठ पर 2 तलवारें रखता है। उसकी तलवार के आकार की भौहें और तारों भरी आंखें थोड़ी सी वीरता प्रकट करती हैं,
लेकिन साथ ही थोड़ी सी अलगाव की भावना भी प्रकट करती हैं। वह धीरे से खड़ा हुआ और ठंडे स्वर में बोला, क्या तुम चेंगुओ की डार्क टेम्पल ब्रांच के निर्दयी हत्यारे हो? एक आंख वाला खूनी भेड़िया। काले कपड़े पहने उस बड़े आदमी की एक आंख में चमक थी। उसने अपने होंठ चाटे और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह मैं हूँ। ये सच है, उस स्थिति में मरने के लिए तैयार रहो। एक आंख वाले खूनी भेड़िए, तुमने 10 साल पहले मेरे पिता को मार डाला था और लगभग मुझे भी मार डाला था। सौभाग्य से मैं इतना भाग्यशाली था कि मैं एक गहरी घाटी में गिर गया और गलती से एक अनोखा कौशल हासिल कर लिया। आज तुम आत्महत्या करोगे या मुझे करने दोगे? अपने लिए चुने। युवक ने बहुत आत्मविश्वास के साथ अपने हाथ पीठ के पीछे कर लिए। ये सुनकर एक आंखों वाला खूनी भेड़िया एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर जोर से हंस पड़ा। हाँ, मेरे एक आंखों वाले खूनी भेड़िए ने कई लोगों को मार डाला है और मैं तुम्हें जानता भी नहीं। तुम्हारे जैसा कोई नहीं। तुम अभी ये न्यान क्षेत्र में नरक के 10 स्तरों के प्रारंभिक चरण तक ही पहुंचे हो और फिर भी तुम मुझे तुच्छ समझने का साहस कर रहे हो। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, चूंकि आज तुम यहाँ हो, इसलिए जिंदा लौटने के बारे में सोचना भी मत। डार्क टेम्पल में चेन गुफेदुओं के हत्यारे के रूप में एक आंखों वाले रक्त भेड़िए को लोगों को मारने में विपुल कहा जा सकता है। स्वाभाविक रूप से कई दुश्मनों ने भी उनका पीछा किया, लेकिन कुछ दशक पहले वह अच्छी तरह से रहता था क्योंकि वह काफी चालाक और काफी क्रूर था। ये बहुत ही घृणित है जब ऐसे बेवकूफ लड़के से बदला लेने की बात आती है जिसे मार्शल आर्ट की दुनिया में कोई अनुभव नहीं है, तो वह पसंदीदा है। अगर वह बस कुछ चालें चलता है तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से मर जाएगा। तो आप आत्महत्या करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर मेरे पास खुद आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। युवक ने अपनी पीठ से दोनों तलवारें निकाली, एक आंख वाले खूनी भेड़िए को उदासीनता से देखा और कहा, वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे पास डबल स्वॉर्ड मास्टर नामक एक उपाधि है। 2 तलवारों वाला युवा मास्टर। वह 2 तलवारों वाला मास्टर है जो हाल ही में दुनिया में प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी ताकत जेड फैन वाले मास्टर के बराबर है। इस पीढ़ी में यह विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये वास्तव में वही है। यदि यह एक आंख वाला खूनी भेड़िया उससे भिड़ जाए तो कोई उम्मीद नहीं रह जाएगी। ये तो पक्का है, एक आंख वाला खूनी भेड़िया निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकता। रेस्तरां में ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने यंग मास्टर श्वांगजियान का नाम सुना है। मास्टर जेड फैन, आप यहाँ क्यों हैं? लानत है। इस समय एक आंखों वाला खूनी भेड़िया अचानक रेस्तरां की ओर देखा और आश्चर्य से चिल्लाया। उनके इस कदम से कई लोग रेस्तरां की ओर देखने लगे, जिसमें 2 तलवारों के साथ युवा स्वामी भी शामिल है। हालांकि इस समय एक आंख वाले रक्त भेड़िए ने अचानक कार्रवाई की, एक कैंची निकाली और बहुत तेज गति से 2 तलवारों के साथ मालिक पर हमला किया। अच्छा नहीं है। मास्टर श्वांगजियान को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह जल्दी से विरोध करने के लिए पीछे मुड़े, लेकिन जल्दबाजी के कारण उसे चाकू लग गया और वह इधर उधर लुढ़क गया, यहाँ तक कि उसका कंधा भी घायल हो गया। एक आंख वाला खूनी भेड़िया डबल स्वॉर्ड्स के मास्टर को एक बार से मारने में विफल रहा और लड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसके बजाय वह पीछे हट गया और डबल स्वॉर्ड्स के मास्टर को उदासीनता से देखने लगा। तुम लोग बहुत नीच हो। 2 तलवारों वाला युवा मास्टर शर्म से आग बबूला होकर जमीन से उठ खड़ा हुआ। क्या मैं नीच हूँ? मुझे डर है कि तुम बहुत मूर्ख हो। तुम्हारी साधना वास्तव में मेरी साधना से अधिक मजबूत है, लेकिन इससे क्या? वास्तविक युद्ध अनुभव के संदर्भ में तुम में से 10 लोग भी मेरे सामने कुछ नहीं हैं। एक आंख वाले खूनी भेड़िए ने घृणा से उपहास किया। लानत है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। युवा मास्टर श्वांगजियान दहाड़ उठे और 2 लंबी तलवारों पर तलवार की रोशनी अचानक कई मीटर तक बढ़ गई और भयानक तलवार ऊर्जा ने लोगों को हर जगह ठंड का एहसास कराया। लिंगजियो की राय में यदि यह व्यक्ति एक आंख वाले खूनी भेड़िए का सीधे सामना करता है तो वह निश्चित रूप से जीत जाएगा। ये दुख की बात है कि वास्तविक युद्ध कभी भी इतना सरल नहीं होता। युवा मास्टर श्वांगजियान, मुझे डर है कि वह आज यही मर जाएगा। जब भयानक तलवार ऊर्जा एक आंख वाले रक्त भेड़िए से 1 फुट से भी कम दूरी पर थी तो वह अचानक टूट गई। युवा मास्टर श्वांगजियान को काला खून उल्टी हुई और उसका चेहरा तुरंत कठोर हो गया। तुम्हारा चाकू जहरीला है। वह अनिच्छा से एक आंख वाले खूनी भेड़िए को देख रहा था, ऐसी स्थिति को स्वीकार करने में असमर्थ था। तुम्हें किसने बताया कि मेरा चाकू जहरीला नहीं है? एक आंखों वाले खूनी भेड़िए ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया और उसके हाथ में कैंची की ठंडी रोशनी चमक उठी और उसने यंग मास्टर श्वांगजियान का सिर काट दिया।
हा 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 हा, क्या बकवास है युवा प्रतिभा, ये हास्यास्पद है। वह बेतहाशा हंसा और फिर यंग मास्टर शुआंगजियान के शरीर को लात मारकर दूर फेंक दिया। लाश जिस दिशा में उड़ी वह ठीक लिंग जियो की ओर थी। ऐसा लग रहा था कि यह अनजाने में हुआ था, लेकिन इससे लिंग जियाओ सतर्क हो गया। इस लड़ाई में उनकी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन यदि कोई पक्ष उन्हें परेशान करना चाहे तो वे विनम्र नहीं होंगे। लाश ने लिंग जियाओ की दृष्टि अवरुद्ध कर दी। एक आंखों वाला खूनी भेड़िया अचानक उछल पड़ा, उससे भी अधिक तेजी से जब उसने पहले दोहरी तलवार वाले स्वामी को घायल किया था। ब्लेड ने लिंग जियो की लाश पर वार कर दिया। पफ! कतार ने दोहरी तलवार वाले स्वामी के शरीर को छेद दिया और एक आंख वाले रक्त भेड़िए के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस बार उसने इस युवक को मारने का काम स्वीकार कर लिया। अभी अभी जो दोहरी तलवार वाला मास्टर हुआ वह महज एक दुर्घटना थी। इस युवक से निपटना दोहरी तलवार वाले मास्टर से निपटने से आसान होना चाहिए। इसे पाना बहुत आसान था। इस आत्मिक पत्थर को अर्जित करना थोड़ा आसान है। क्या तुम खुश हो? अचानक उसके पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। एक आंख वाला खूनी भेड़िया कांप उठा और कई मेजों को गिराता हुआ 10 मीटर से अधिक दूर तक भागा और फिर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह स्थान 10 मीटर से भी अधिक दूर था। वह लड़का जिसे उसके द्वारा छेदा जाना था वही खड़ा था तथा अपने साथ यात्रा कर रही छोटी लड़की को पकड़े हुए था। तुमने ये कैसे किया? एक आंख वाले खूनी भेड़िए का चेहरा थोड़ा उदास था। पहली बार तो उसकी चाल काम नहीं आई, इसके बजाय वह दूसरे पक्ष से भयभीत था। तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने कहा? लिंग जियाओ वहां उदासीन भाव से खड़ा था, हरे रंग की शर्ट और लंबे बाल पहने हुए, एक युवा नायक की भावना के साथ। विशेषकर उसकी ठंडी लड़ाकू भावना, जिसने एक आंख वाले खूनी भेड़िए को बहुत भयभीत कर दिया। हालांकि एक आंख वाला खूनी भेड़िया पीछे मुड़कर नहीं भागा, क्योंकि उसने पाया कि दूसरा पक्ष तो बस एक बेकार चीज थी, जिसकी साधना का स्तर यिन यान क्षेत्र में भी नहीं था। क्या ये हो सकता है कि वह शक्तिशाली व्यक्ति वह लड़की थी? उसने हु यानलान को देखा, जो यिन यान क्षेत्र के पहले परिवर्तन में नरक की 9 परतों के अंतिम चरण में थी। हालांकि वह उससे मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन अगर वह विशेष शारीरिक कौशल का अभ्यास करता तो वह भी वही कर सकता था जो उसने अभी किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बदबूदार लड़का जो धमकी दे रहा था और शक्तिशाली होने का दिखावा कर रहा था, उससे लगभग डर गया था। ये सोचकर एक आंख वाले खूनी भेड़िए का चेहरा और भी उदास हो गया। मैं लगभग पलटकर भागने ही वाला था, जो कि वास्तव में मूर्खतापूर्ण था। वैसे भी मास्टर युशान ने केवल इतना कहा कि वह इस लड़के की जान चाहता है, लेकिन यह नहीं कहा कि उसे महिला की जान बचानी होगी। बस उन सभी को मार डालो। ये सोचते हुए वह अचानक व्यंग्यपूर्वक बोला, मृत लोगों को इतना कुछ जानने की क्या आवश्यकता है? पृथ्वी दानव गुप्त कला, पृथ्वी को विभाजित करना और लाश को विघटित करना। बोलते समय उसने अपने पैरों को हल्के से पटका और एक पल में वह स्थान जहां लिंग जियो खड़ा था अचानक डूब गया। और तभी ढहने से एक भयानक विस्फोट की आवाज आई। कुछ देर तक टूटा हुआ फर्श हर जगह फैल गया। कुछ योद्धा जो देख रहे थे मलबे की चपेट में आ गए क्योंकि वे बहुत करीब थे। हालांकि वे मर नहीं गए, लेकिन वे दर्द से चिल्लाए और दूर भाग गए। टूटे हुए टुकड़ों ने एक बड़ा पाउडर जैसा धुंध बना दिया और लोग अब लिंग जियाओ और हु यानलान की स्थिति को नहीं देख सकते थे। जब धुंध छंटी तो वह स्थान जहां लिंग जियो खड़ा था पूरी तरह से उड़ चुका था। दूसरी मंजिल पर लिंग जियाओ और महिला का कोई पता नहीं था। एक आंखों वाला खूनी भेड़िया व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, बदबूदार लड़के, मैं एक आंखों वाला खूनी भेड़िया कभी भी किसी को भी मारने से नहीं चूकता जिसे मैं मारना चाहता हूँ। मुझे दोष मत दो, तोबायु को दोष दो, उसने मुझे तुम्हें मारने के लिए कहा था। यह अफसोस की बात है कि उस खूबसूरत लड़की को आपके साथ दफनाया गया। उसने सोचा कि लिंग जियाओ और हु यानलान मर चुके हैं, इसलिए वह बिना रोक टोक बोल पड़ा। पीछे हटे योद्धा और शराबी ये दृश्य देखकर भयभीत हो गए। जो युवक अभी इतना उत्साहित था वह वास्तव में मर गया। ऐसा लगता है कि युवक ने अभी भी दुश्मन को कमा का था। 2 तलवारों वाले पिछले युवा स्वामी की तरह वे सभी इस चालाक आदमी द्वारा मारे गए। तो ये तोबायु था जिसने तुम्हें मुझे मारने के लिए कहा था। अचानक एक आंख वाले खूनी भेड़िए के पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। एक काली और जादुई ड्रैगन छाया उभरी। धीरे धीरे 2 लोग हो गए। पफ! एक आंख वाले खूनी भेड़िए की गर्दन से एक खूनी तीर निकला, जो कई मीटर दूर तक छिटक गया और जमीन और मेज पर जा लगा। उसका रंग बेहद चमकीला था। तुम मर नहीं गए हो।
एक आंख वाले खूनी भेड़िए को समझ में नहीं आया, उसका हमला इतना अचानक था, दूसरे पक्ष ने इसे कैसे चकमा दिया। क्या ये संभव है कि उस महिला ने दोबारा ऐसा किया हो? नहीं, असंभव। क्या इस बच्चे में कोई छिपी हुई मार्शल आर्ट हो सकती है? हर बार जब वह कुछ बोलता तो उसके मुंह से खून बहने लगता। आखिरकार उसकी गर्दन में खून के कारण उसकी श्वासनली और गला अवरोध हो गया और वह अब बोल नहीं सकता था। लिंग जियो ने सफेद जेड फ्लाइंग ड्रैगन तलवार को एक तरफ रख दिया, एक आंख वाले रक्त भेड़िए को शांति से देखा और कहा, अगर तुमने मुझे बताया होता कि तुम्हें किसने मारा तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता था। ये बहुत दुख की बात है, आप इसके लायक हैं। टकराना। एक आंख वाले रक्त भेड़िए की आंखों में गहरा अफसोस और आत्मा उपहास झलक उठा। पूरा शरीर अचानक फर्श पर गिर पड़ा और खून ने लकड़ी के फर्श को लाल कर दिया था। लिंग जियो ने हु यानलान की आंखों को नहीं ढका। भोले लोग इस दुनिया में जीवित नहीं रह सकते। यदि हु यानलान को मौत का डर है तो उसके लिए हमेशा के लिए हु यान के घर में छिप जाना बेहतर है। उसने मृत एक आंख वाले रक्त भेड़िए को शांति से देखा और कहा कि यह आदमी वास्तव में चालाक था। यदि वे साधना में बराबर थे तो मुझे डर है कि आज लिंग जियो की मृत्यु हो गई होगी। भविष्य में जब भी आप इन हत्यारों से मिलेंगे तो आपको सावधान रहना होगा। ये लोग लोगों को मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। डबल स्वॉर्ड मास्टर की मृत्यु इसका एक उदाहरण है। वहां खड़े शराब पीने वाले लोग आश्चर्य से ये दृश्य देख रहे थे, उन्हें यह अविश्वसनीय लग रहा था। उन्होंने केवल तलवार की चमकती रोशनी देखी, फिर एक आंख वाला खूनी भेड़िया मर गया। तलवार की रोशनी इतनी तेज थी कि लोगों को पलक झपकाने का भी समय नहीं मिला, और पहले की भयावह शारीरिक हरकतों के कारण एक आंख वाला रक्त भेड़िया अप्रत्याशित रूप से 2 बार चूक गया। ये लड़का कहाँ से आया? क्या वह दोहरी तलवार मास्टर से अधिक शक्तिशाली है? उसे डबल तलवार मास्टर से अधिक शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। जेड फैन मास्टर की तो बात ही छोड़िए। डबल तलवार मास्टर की हत्या का कारण ये था कि वह बहुत लापरवाह और बहुत ईमानदार था। ये सच है, लेकिन ये लड़का भविष्य में निश्चित रूप से श्वांगलिंग टाउन में प्रसिद्ध होगा। इन चर्चाओं को सुनकर लिंग जियाओ को थोड़ा हास्यास्पद लगा। वह पूरे चेन साम्राज्य में अत्यंत दुष्टों की सूची में पहले स्थान पर था। छोटा श्वांगलिंग शहर उसके लिए बस एक छोटा सा मंदिर था। ट्विन स्वॉर्ड्स यंग मास्टर और जेड फैन यंग मास्टर क्या हैं? उसकी नज़र में वे सभी चींटियां हैं। हालांकि उन्होंने उन लोगों की चर्चा को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन एक आंख वाले रक्त भेड़िए की भंडारण अंगूठी को खोजने के लिए नीचे झुक गए। इस स्तर के हत्यारे बहुत अमीर होते हैं, और क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है और अक्सर उन्हें अपने पदचिह्न छिपाने पड़ते हैं, इसलिए बहुत संभावना है कि वे सभी आत्मिक पत्थरों को अपने साथ ले जाते हैं। आत्मिक शक्ति ने भंडारण वलय के अंदर जाकर भंडारण वलय के संपूर्ण स्थान को देखा। वास्तव में अंदर बड़ी संख्या में आत्मा पत्थर जमा थे। उन्होंने सावधानीपूर्वक गणना की कि मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों की 1 लाख मानक इकाइयां थीं, तथा निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों की संख्या इससे भी अधिक थी, जो 5 मिलियन मानक इकाइयों तक पहुंच गई थी। यद्यपि उसके पास एक समय बहुत सारे आत्मिक पत्थर थे, परंतु अब वह उन्हें खर्च कर चुका है। 10 निरपेक्ष संरचनाओं को स्थापित करने के लिए उनकी निम्न श्रेणी के आत्मिक पत्थरों ने बहुत अधिक खपत की, और अपनी साधना का अभ्यास करने और उसे पुनर्स्थापित करने के लिए उनके मध्यम श्रेणी के आत्मिक पत्थरों ने भी बहुत अधिक खपत की। अब उसे इतना कुछ मिल गया, ये सचमुच सौभाग्य था। इस एक आंख वाले खूनी भेड़िए को तोबा यू ने उसे मारने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बदले वह उसे बहुत सारा धन लेकर आया। बेशक आत्मा पत्थरों के अलावा वास्तव में एक बॉक्स में कई मार्शल आर्ट रहस्य रखे गए थे। सच कहें तो लिंगजियो को एक आंख वाले रक्त भेड़िया के स्तर के योद्धा के स्वामित्व वाले मार्शल आर्ट रहस्यों में बहुत दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उस पर नजर डालने से कोई असर नहीं हुआ। उसने एक किताब उठाई और उस पर नजर डाली। इस मार्शल आर्ट रहस्य का नाम था जेड ब्लड की 13 तलवारें। जेड ब्लड की 13 तलवारें अमर ग्रेड के पहले स्तर की एक मार्शल आर्ट थी। श्वांगलिंग टाउन के लोगों के लिए ये सबसे अच्छी मार्शल आर्ट थी। एक बार सफलतापूर्वक साधना करने के बाद तलवारबाजी तेज और भयंकर थी, और हर चाल घातक थी, जिसे बहुत क्रूर कहा जा सकता था। ये तलवारबाजी किसी विशेष संप्रदाय से संबंधित नहीं थी, बल्कि एक लोकप्रिय मार्शल आर्ट थी। हर कोई इसे सीख सकता। लिंग जियो ने इसके बारे में सोचा और लापरवाही से जेड रक्त की 13 तलवारें हुयानलान की भंडारण अंगूठी में डाल दी। मुझे इस चीज की भी परवाह नहीं है, और इसे कॉपी किया गया है, इसलिए मैं इसे मूल रूप से आपको दे दूंगा। आप मुझे बचाने के लिए बहुत दयालु हैं,
और मैं आपका यह उपकार कभी नहीं चुका सकता। इस तलवार की तकनीक को अच्छी तरह से सीख लें और भविष्य में कम से कम कुछ 100 मील के भीतर आप निश्चित रूप से अजेय होंगे। तोबा परिवार अब आपको दबा नहीं सकता। उनका व्यक्तित्व बहुत सरल है और वे पानी की एक बूंद का बदला एक झरने से चुका देते हैं। इसीलिए हु यानहोंग ने उसके बारे में ऐसा कहा और इसीलिए उसने अंततः हु यानहोंग की जान बचाई। हु यानलान ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और उसे उसका बदला चुकाने की पूरी कोशिश करनी पड़ी। फिर उसने दूसरी मार्शल आर्ट गुप्त पुस्तक उठाई और एक नज़र में ये पता चला कि यह पृथ्वी दानव गुप्त कला थी जिसका उपयोग पहले वन आई ब्लड वुल्फ द्वारा किया गया था। पृथ्वी दानव गुप्त कला अमर उत्पादों के दूसरे स्वर्ग की गुप्त कला से संबंधित है। यद्यपि ये दानव ड्रैगन पंथ की 4 सर्वोच्च मार्शल आर्ट की तरह अच्छा नहीं है, लेकिन यह अच्छा है क्योंकि यह काफी गुप्त है। पृथ्वी दानव गुप्त कला 3 चालों में विभाजित है। पहला कदम पृथ्वी को विभाजित करना और शरीर को विघटित करना है। आत्मा शक्ति के नियंत्रण में आंतरिक बल जमीन के साथ प्रतिद्वंद्वी के पैरों तक पहुंचता है और फिर जमीन ढह जाती है और फट जाती है। दूसरी चाल है शरीर को विस्फोटित करना। पहली चाल की तुलना में इसमें आंतरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। प्रतिद्वंद्वी के पैरों के नीचे पृथ्वी तत्व को नियंत्रित करने के लिए केवल आत्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है और ये तुरंत विस्फोट कर सकता है, जो अधिक शक्तिशाली और अधिक अचानक और छिपा हुआ होता है। तीसरी चाल और भी अधिक शक्तिशाली है, जिसे समयबद्ध विस्फोट कहा जाता है। पहले 2 चालों के विपरीत ये चाल बहुत अधिक आत्मा शक्ति का उपभोग करेगी, इसलिए एक लड़ाई में लिंग जियो की वर्तमान स्थिति में इसका उपयोग केवल 2 या 3 बार किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत डरावना है क्योंकि यह चाल आत्मा शक्ति का उपयोग करके पृथ्वी तत्व को नियंत्रित कर दुश्मन के शरीर पर एक विस्फोट बिंदु बना सकती है। सबसे महत्वपूर्ण क्षण में यह विस्फोट कर देता है, जिससे दुश्मन रक्षाहीन हो जाता है। ये देखकर लिंग जियो थोड़ा डर गया। सौभाग्य से एक आंखों वाले रक्त भेड़िए ने केवल पहली चाल के लिए इस पृथ्वी जादू गुप्त तकनीक का अभ्यास किया। अन्यथा मुझे डर है कि भले ही मेरी साधना उससे अधिक मजबूत हो, मैं घायल हो जाऊंगा। ये गुप्त तकनीक वास्तव में एक हत्या कौशल है, विशेषकर तीसरी चाल, जब तक कि प्रतिद्वंद्वी को पहले से इसका पता न चल जाए, अन्यथा बचाव करना लगभग असंभव है। ये चीज एक तरह से अमर ग्रेड के तीसरे स्तर की मार्शल आर्ट से भी अधिक भयानक हो सकती है। लिंग जियाओ स्वाभाविक रूप से इतनी अच्छी चीज को जाने नहीं देगा और उसने इसे लिया और इसका अच्छी तरह से अभ्यास करने की योजना बनाई। आपके पास कभी भी बहुत अधिक अद्वितीय कौशल नहीं होंगे। ... उसी समय तोबा हवेली में, तोबा यू के कमरे में। ये बुरी बात है, युवा स्वामी, एक आंख वाला खूनी भेड़िया मारा गया। ऐसी खबर सुनकर तोबा यू के गोरे गाल अचानक सफेद हो गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक आंख वाला खूनी भेड़िया असफल हो जाएगा। इस मामले में वह इंतजार नहीं करेगा। वह बाहर निकला और सीधे हुआन हॉन के कमरे में गया। दरवाजे पर 2 पहरेदार अभी भी निष्ठापूर्वक पहरा दे रहे थे। तोबा यू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक अपना हाथ उठाया और 2 तलवारों से हमला किया। बेचारे 2 वफादार गार्ड जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही मर गए। हर कोई जानता है कि तोबा यू जेडफैन प्रिंस है, जो जेडफैन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना पसंद करता है। लेकिन वे नहीं जानते कि तोबा यू तलवार चलाने में बहुत अच्छा है। ये भी एक प्रमुख कारण है कि उनके प्रतिद्वंद्वी बार बार उनसे पराजित हुए। क्या हुआ? हु यानहोंग ने दरवाजे के बाहर की आवाज सुनी और जल्दी से बाहर भागा। तोबा यू ने शांति से कहा, इन दोनों लोगों ने वास्तव में तोबा लिंग के उकसावे पर ध्यान दिया और मुझे मारने की कोशिश की। हु यानहोंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर चिंतित होकर तोबा यू को देखा और कहा, भाई यू, क्या आप ठीक हैं? बेशक मैं ठीक हूँ। मेरे लिए उनका छिपकर किया गया हमला निरर्थक है। मुझे बस तुम्हारे लिए थोड़ा दुख हो रहा है। मैं तुम्हारे रक्षकों की हत्या के लिए तुम्हें कैसे मुआवजा दे सकता हूँ? तोबा यू ने धीरे से हु यानहोंग का हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा। उसी क्षण तोबा यू की आंखों में 2 लाल रोशनियां चमक उठीं। फिर हुआन हॉन्ग ने शर्मीले चेहरे के साथ कहा, जैसे कि वह जुनूनी थी, अगर भाई यू मुझे अपनी महिला बनने दे तो वे 2 नीच रक्षक मर जाएंगे। हुयान परिवार ने तोबा परिवार को परेशान करने की हिम्मत कैसे की? मेरी औरत बनो, भाई यू, मैं निश्चित रूप से तुम्हें प्यार करूंगा। तोबा यू के होठों पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी और फिर वह हुआन हॉन्ग के साथ कमरे में चला गया। कुछ ही क्षण बाद कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजी, जो वसंत से सराबोर थी। घर के बाहर लाश अभी भी खून से लथपथ पड़ी थी।
अपने स्वामी की रक्षा के लिए, भले ही वे मर गए, उन्हें केवल नीच मूल्यांकन ही मिला। बेचारा, दुखी। अगली सुबह सूरज पहले ही तोबा हवेली में फैल चुका था। आज तोबा मैंशन के सबसे बड़े बेटे तोबा यूनिफान का बड़ा दिन है। उनकी पत्नी रेड विच हैं, जो दानव ड्रैगन संप्रदाय के पहले बुजुर्ग की करीबी शिष्या हैं। इसलिए आज का तोबा हवेली स्वाभाविक रूप से जीवंत होना तय है। लिंग जियो और हुआन लैन तोबा हवेली में लौट आए हैं। कल हमला होने के बाद वे छिप गए और फिर कभी दिखाई नहीं दिए। हुआन लैन ने जैड रक्त की 13 तलवारों के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया। लिंग जियो ने पृथ्वी दानव गुप्त कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया। केवल एक रात में उसने पृथ्वी दानव गुप्त कला की पहली चाल का सफलतापूर्वक अभ्यास किया और यहाँ तक कि एक राक्षस को एक साथी के रूप में भी ढूंढ लिया। उन्होंने पृथ्वी को विभाजित करने के कार्य को महान सफलता तक पहुंचाया। हुआन लैन की जैड ब्लड की 13 तलवारें भी बेहतर हुईं। लिंग जियाओ के मार्गदर्शन में उसने एक रात में जैड ब्लड की 13 तलवारों का पहले स्तर तक अभ्यास किया और यहाँ तक कि उसकी साधना का स्तर भी रातों रात सुधर गया और वह यिन और यांग क्षेत्र के पहले चरण में नरक के 10वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई। जैड रक्त की 13 तलवारों के श्रेय के अलावा ये स्वाभाविक रूप से लिंग जियो की यिन और यांग गोली के कारण है। हुआन लैन की साधना 2 या 3 वर्षों से 9 नरकों के अंतिम चरण में अटकी हुई है और उसकी ऊर्जा संचित हो गई है। उसके पास सही मार्गदर्शन और उत्कृष्ट मार्शल आर्ट की कमी थी। आज उसे सब कुछ मिल गया, इसलिए उसका सुधार होना स्वाभाविक था। हालांकि भविष्य में इसे तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, कम से कम अब उसकी ताकत तोबायू से कम नहीं थी। लिंग जियो के बगल में खड़े होकर हुआन लैन ने पहली बार उसके बेकाबू तेज दिल की धड़कन को महसूस किया, मानो वह बाहर कूदने वाला हो। वह जानती थी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वह पसंद करती है। ये व्यक्ति तोबा लिंग था जो उसके बगल में खड़ा था। वह उसे पागलों की तरह पसंद करती थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि वह उसकी मार्शल आर्ट की राह पर एक तुच्छ राहगीर मात्र थी। जितना अधिक वह उसे समझती गई, उतना ही अधिक उसे पता चलता गया कि वह कितना भयानक और शक्तिशाली था। इसलिए हुआन लैन ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया, वह बस मन ही मन इस लड़के से प्यार करती थी। वह कुछ समय तक उसके साथ रहने में सक्षम होने से बहुत खुश महसूस कर रही थी। दुर्भाग्यवश खुशी की यह भावना फिर भी कदमों की आहट से जागृत हो गई। जिस स्थान पर वे खड़े थे वह उस हॉल के बाहर था जहां शादी होने वाली थी। इस समय हुआन होंग और तोबा यू आए। बहन यहाँ है। मुझे चिंता थी कि उसे तोबा यू ने नुकसान पहुंचाया है। अब ऐसा लगता है कि वह ठीक होगी। हुआन लैन को ये देखकर राहत मिली कि हुआन होंग ठीक है। कितनी भोली लड़की है। 2 गार्ड गायब हैं। अफसोस, यह अफसोस की बात है। और आपकी बहन बदल गई है। लिंग जियो ने गौर से देखा कि हुयान परिवार के 2 रक्षक गायब थे और हो सकता है कि उनकी हत्या कर दी गई हो। जहां तक हुयान होंग की बात है तो वह कल भी कुंवारी थी, लेकिन आज उसने अपना कौमार्य खो दिया है। ये बात उनके ताइची आइज विश्लेषण से बच नहीं सकती। एलन, तुम अभी भी इस अज्ञात आदमी के साथ क्यों रह रहे हो? इससे पहले कि हुयानलान कुछ कह पाती, हुयानहोंग ने उदास भाव से लिंग जियो की ओर देखा और फिर हुयानलान से कहा, बेवकूफ औरत, तुम इतनी आसानी से अपने आप को एक अजनबी आदमी के हवाले कर देती हो। क्या तुम्हें दया आनी चाहिए या तुम इसकी हकदार हो? लिंग जियाओ ने धीरे से आह भरी। उसने पहले ही वह कर लिया था जो उसे करना चाहिए था। चूंकि यह हुयानहोंग जिद्दी था और उसने खुद ही यह सब किया था, तो उसे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? ये सोचकर उसने सीधे पूछा, वे दोनों पहरेदार कहाँ हैं? मृत, हुयानहोंग ने उदासीनता से कहा। 2 नीच दासों ने वास्तव में आपके उकसावे पर भाई यू पर हमला करने की कोशिश की और उन्हें भाई यू ने मार डाला। क्या? ऐसे शब्द सुनकर लिंग जियो के मूल रूप से शांत दिल में अचानक एक अज्ञात आग महसूस हुई। यह महिला न केवल मूर्ख है, बल्कि ठंडी और हृदयहीन भी है। उसे पहले ही उसे बचाना नहीं चाहिए था और उसे 4 बर्फीले राक्षसों के हाथों मरने देना चाहिए था। शायद ये दुनिया के लिए मदद होगी। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनाई दी। लिंग जियो ने आश्चर्य से हुयानलान को देखा। इस अच्छी लड़की ने वास्तव में अपनी बहन को मारने का साहस किया। स्तब्ध होने के बाद वह संतुष्टि से मुस्कुराया। हुयानहोंग जैसी मूर्ख महिला पिटाई के लायक है। तुमने सचमुच मुझे मारा। हुयानहोंग को उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन, जो हमेशा उस पर भरोसा करती थी, आज वास्तव में उसे मारेगी। बहन, आप बहुत आगे जा रही हैं। वे दोनों पहरेदार हमारे प्रति वफादार हैं। भले ही उनका सामना डाकुओं से हो, वे हमारी रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं।
आप ऐसे डरावने शब्द कैसे कह सकते हैं? हु यानलान ने ऊंची आवाज में पूछा। अरे यार, क्या तुम भी उस बिगल तुओबालिंग से मोहित हो गए हो? हु यानहोंग ने अपना चेहरा ढक लिया और दहाड़ने लगी। यह मैं नहीं हूं जो मोहित हो गया हूं, ये तुम हो। हु यानलान ने प्रतिवाद किया। ठीक है एलन, अब और बात नहीं करते। चलो चलते हैं। चूंकि तुम्हारी बहन को लगता है कि उसे उसका मिस्टर राइट मिल गया है, तो उसे यह मीठा सपना देखना जारी रखना चाहिए। लिंग जियो ने अचानक कहा। वह बिना नुकसान उठाए या दीवार से टकराए वापस नहीं लौट सकती। सौभाग्य से उसकी जान को शायद कोई खतरा नहीं है। एलन, उस चालाक खलनायक की बात मत सुनो, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। अपनी बहन के साथ भाई यू का पीछा करो, वह निश्चित रूप से हमारी रक्षा करेगा। जब हु यानहोंग ने लिंग जियाओ को बोलते सुना, तो वह स्वाभाविक रूप से जवाब देने लगी। बहन, क्या तुम्हें पता है कि वन आइड ब्लड वुल्फ नाम का एक आदमी कल हमें मारने आया था और कह रहा था कि तोबा यू ने उसे यह आदेश दिया था? हु यानलान ने आह भरी। आखिरकार वह अपनी बहन को ऐसे पीछे नहीं छोड़ सकती थी। यह अवश्य ही एक फ्रेम अप है, हु यानहोंग ने बिना सोचे कहा। यह असंभव है। उस आदमी को लगा कि हम उस समय मर चुके थे, इसलिए उसने सारी बात बता दी। हु यानलान ने असहाय होकर कहा। एलन, तुम बहुत भोले हो। क्या ऐसे गुरु को पता होगा कि तुम मर चुके हो या नहीं? मेरी बहन की बात सुनो। मुझे पीटने के लिए मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता। बस अपनी बहन का अनुसरण करो और भाई यू की सेवा करो, है ना? हु यानहोंग ने आगे कहा। ये शब्द सुनकर हु यानलान पूरी तरह से ठंडी पड़ गई। उसने लिंग जियाओ का हाथ खींचा और कहा, भाई चलो। शायद यह वैसा ही है जैसा तुमने कहा। बहन पूरी तरह डूब गई है। अगर वह पीड़ित नहीं हुई और सबक नहीं सीखा, तो उसे पछतावा नहीं होगा। फिर उसने हु यानहोंग के लिए एक संदेश छोड़ा। बहन, मैंने आपको मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन आखिरकार आप मेरी बहन हैं। यदि तुम्हें सचमुच अफसोस है तो मेरे पास आओ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बोलने के बाद उसने लिंग जियाओ को खींच लिया। मुझे इसका अफसोस नहीं होगा। अफसोस तो तुम्हें ही होगा, हु यानहोंग जोर से चिल्लाया। आहूंग, इतना गुस्सा मत हो। मेरे पीछे आओ और तुम खुश रहोगे। जहां तक तोबालिंग की बात है, मैं जल्द ही उसका मुखौटा फाड़ दूंगा। जब समय आएगा, मैं तुम्हें एलन से फिर मिला दूंगा। तोबायू ने हुयानहोंग को थपथपाया और धीरे से कहा। उस समय हुयानहोंग एक बार फिर ऐसे मीठे शब्दों में लिप्त हो गया। दूसरी तरफ लिंग जियाओ और हु यानलान स्वाभाविक रूप से तोबा हवेली को नहीं छोड़ेंगे। वे सिर्फ हु यानहोंग और तोबा यू से बचते हुए दूसरी तरफ खड़े हो गए। इसी समय भीड़ में अचानक शोर मच गया। लगभग सभी लोग लाल कालीन से ढके लंबे गलियारे की ओर देखने लगे। सबसे आगे चलने वाला व्यक्ति ड्रैगन के सिर वाली बेत पकड़े हुए था और बैंगनी रंग का लबादा पहने हुए था। हालांकि वह थोड़ा झुका हुआ और गंजा था, लेकिन कोई भी उसकी भव्यता और गति को महसूस कर सकता था। विशेषकर उनकी आंखें, जो हमेशा आधी बंद रहती थीं, खुलते ही सबके विचार पढ़ने में सक्षम प्रतीत होती थी। ये व्यक्ति तोबा परिवार के मुखिया तोबा फेंगडुन हैं। तोबा फेंगडुन के पीछे दो लोगों ने पीछा किया। उनमें से एक, चमकीले लाल दूल्हे की पोशाक पहने हुए, सुंदर, आकर्षक और असाधारण दिखने वाले, आज के दूल्हे अधिकारी और तोबा परिवार की युवा पीढ़ी के बीच नंबर 1 मास्टर, तोबा यूनिफान है। उसके हाथ में लाल हाइड्रेंजिया थामे एक अत्यंत आकर्षक आकृति वाली लाल चुड़ैल थी, तथा उसके सिर पर लाल हिजाब था। यद्यपि लाल चुड़ैल की उपस्थिति स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकती थी, लेकिन महिला का स्वभाव तोबा यूनिफान से बिल्कुल भी कम नहीं था, और इसने अनगिनत लोगों को उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। वे वास्तव में एक प्रतिभाशाली पुरुष और एक खूबसूरत महिला हैं, स्वर्ग में बनी जोड़ी। इस लाल चुड़ैल की ताकत शायद तोबा यूनिफान से कम नहीं है, और जेड फैन मास्टर तोबा यू से भी अधिक मजबूत है। इस बार तोबा परिवार ने वास्तव में लाभ कमाया। क्या ये सही नहीं है? इस महिला के पीछे राक्षसी ड्रैगन पंथ का समर्थन है। हमारा श्वांगलेंग शहर लंबे समय से राक्षसी ड्रैगन पंथ के शासन में है। भविष्य में तोबा परिवार और भी समृद्ध होगा। अरे, मैं इतना भाग्यशाली क्यों नहीं हूँ? अगर मैं इस लड़की से शादी कर सकता और दानव ड्रैगन संप्रदाय के पहले बुजुर्ग का ससुर बन सकता, तो मुझे दशकों तक कम काम करना पड़ता। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था और लाल चुड़ैल की प्रशंसा कर रहा था। मूल रूप से इन लोगों ने सोचा कि ये सभी अफवाहें तोबा परिवार द्वारा जानबूझकर फैलाई गई थीं। कौन जानता था कि जब उन्होंने सचमुच इस महिला को देखा,
तो उन्हें पता चला कि यह महिला अफवाहों से भी बेहतर थी। कितनी आकर्षक महिला है, कोई आश्चर्य नहीं कि तोबा यूनिफान ने उसे अपनी पत्नी के रूप में चुना। अफसोस, मेरी बहन का दिल शायद ठंडा है। इस महिला की तुलना में मेरी बहन पूरी तरह से हार गई है, हु यानलान ने लिंगजियो के बगल में कहा। ये वास्तव में पूर्ण पराजय है, लेकिन दिखावे और स्वभाव की नहीं, बल्कि मस्तिष्क और चरित्र की। लिंगजियो ने हल्के से कहा, सुंदरता के मामले में आपकी बहन हु यानहोंग लाल चुड़ैल से कम नहीं है, और उसका आंकड़ा भी कम नहीं है। लेकिन अन्य पहलुओं में आपकी बहन वास्तव में ऐसा नहीं कर सकती। लिंगजियाओ इन दोनों महिलाओं से मिल चुका है और उनके रूप रंग को जानता है, इसलिए सबसे ज्यादा फैसला उसी का होता है। हुआन हॉन्ग की मूर्खता, उदासीनता और कृतघ्नता लाल चुड़ैल की निष्ठा और वफादारी से पूरी तरह अलग है। सचमुच, बस इतना ही, हुआन लैन ने सोचा। इस महिला को छोटे भाई ने बहुत प्यार किया होगा, लेकिन यह अफसोस की बात है कि उसे अब तोबा यूनिफान से शादी करनी होगी। तोबा यूनिफान, घूंघट हटाओ, क्या यह असली लाल चुड़ैल है? सबको इसे देखने दो। भीड़ में से एक जिज्ञासु व्यक्ति चिल्लाया। तो क्या हुआ? हम सभी नदियों और झीलों के बच्चे हैं। यदि यह एक साधारण परिवार होता तो लाल घूंघट केवल दुल्हन के कक्ष में प्रवेश करने के बाद ही हटाया जा सकता था, लेकिन चूंकि वे सभी योद्धा और नदियों और झीलों के बच्चे थे, इसलिए इतने सारे नियम नहीं थे। तोबा यूनिफान ने अपनी उंगलियां हिलाईं और लाल हिजाब ऊपर उड़ गया, जिससे सुनहरे धुंधले मुकुट पहने लाल चुड़ैल प्रकट हुई। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि इस तरह की पोशाक पहने हुए लाल चुड़ैल सचमुच काफी आकर्षक लगती है। बहुत खूब, सारा दर्शक वर्ग आश्चर्यचकित रह गया। हालांकि लाल चुड़ैल को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उसका विशेष स्वभाव सभी पुरुषों को मोहित करने के लिए पर्याप्त है। तोबा यू ने अपनी भावी भाभी को अपनी आंखों में पशुवत चमक के साथ देखा। भाई, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसी महिला से शादी कर पाए। चाहे वो उसके भाई की औरत ही क्यों न हो, तोबा यू उसे पाने की हिम्मत रखता है। यह आदमी इतना बोल्ड और कामुक है कि यह बस बहुत ज्यादा है। तोबा यू की बातें सुनकर हु यानहोंग को थोड़ी जलन हुई। उसने तोबा यू को चुटकी ली और कहा, क्या मैं पर्याप्त सुंदर नहीं हूँ? सुंदर? बेशक आप भी सुंदर हैं। तोबा यू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मुस्कुराया। हालांकि ऐसा कहने के बावजूद वह अपने दिल में काफी तिरस्कारपूर्ण था। हालांकि सुंदरता के मामले में आप वास्तव में लाल चुड़ैल से कम नहीं हैं, लेकिन जीवन के अनुभव के संदर्भ में आप दूसरों से कैसे तुलना कर सकते हैं? मेरे सबसे बड़े भाई की पत्नी लाल चुड़ैल जैसी है। अब से मैं इस तोबा घर में अपना सिर ऊंचा रखने में और भी असमर्थ हो जाऊंगा। तुम नीच औरत, अगर तुम आज्ञाकारी हो तो तुम अभी भी अच्छी तरह से रह सकती हो। अगर तुमने भविष्य में मुझे दूसरी औरतें खोजने से रोकने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अफसोस की बात है कि हु यानहोंग को यह नहीं पता था कि तोबा यू क्या सोच रहा था, और वास्तव में उसने सोचा कि तोबा यू वास्तव में उससे प्यार करता है और पागल हो गया है। तोबा यू की बांह को कसकर पकड़ते हुए वह खुशी से भर गई। लेकिन इस समय तोबा यू सिर्फ लाल चुड़ैल को घूर रहा था। इस समय लाल चुड़ैल अचानक मुस्कुराए और बोली, मैं तुम्हें कुछ अच्छी खबर बताऊंगी। राक्षसी ड्रैगन पंथ ने मुझे तोबा के घर आने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मुझे यह नहीं बताया कि वे मेरी शादी किससे करवाना चाहते हैं। इसलिए तोबा यूनिफान को मेरी मंगेतर नहीं माना जाता। मैंने लंबे समय से सुना है कि तोबा परिवार में कई युवा प्रतिभाएं हैं। अगर कोई तोबा यूनटन को हरा सकता है तो मैं उससे शादी कर लूंगा। जब ये शब्द निकले तो कार्यक्रम स्थल पर हंगामा मच गया। लाल चुड़ैल, तुम किस बारे में बात कर रही हो? तोबा यून दहाड़ा। क्रोधित मत हो, क्या तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं है? इसके अलावा हमारे राक्षसी ड्रैगन पंथ ने हमेशा शक्तिशाली को ही महत्व दिया है। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते तो बस बाहर निकल जाइए। लाल चुड़ैल ने घृणा से कहा। आप? तोबा यूनिफान इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा नीला पड़ गया। हालांकि इस समय कोई खड़ा हुआ और बोला, भाई, मुझे माफ कर दो। हालांकि हम सौतेले भाई हैं, लेकिन हम सभी में सच्चे प्यार की चाहत है। इससे पहले मैं गलतियां करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि हो सकता था कि वह मेरी भावी भाभी हो। मैं केवल अपने दिल में प्यार को दबा सकता हूँ, लेकिन अब मैं केवल अपनी खुशी और अपने भविष्य के लिए कड़ी मेहनत कर सकती हूँ। तोबा यूनिफान ने अपने सामने खड़े आदमी को घूरकर देखा। यह उसका सगा भाई था। हालांकि वह एक ही माँ से पैदा नहीं हुआ था, लेकिन उसका पिता भी एक ही था। अब वह वास्तव में एक महिला के लिए खुद से प्रतिस्पर्धा करना चाहता है।
तोबा यूनिफान से भी अधिक उत्साहित हु यानहोंग था। उसने तोबा यू को कसकर पकड़ लिया और पागलों की तरह चिल्लाए, नहीं भाई यू, तुमने कहा था कि तुम जीवन भर मेरे साथ अच्छे रहोगे। तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए जिम्मेदार होगे। आप इतनी जल्दी अपना मन नहीं बदल सकते। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तोबा यू ने हु यानहोंग को जोरदार थप्पड़ मारा और क्रूरता से उपहास किया, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम मेरे साथ रहने के लायक हो? सुअर जितना मूर्ख। वह तोबा लिंग सही है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ, लेकिन तुम अभी भी इसे गंभीरता से लेते हो। हाँ, तुम्हारी तुलना में तुम्हारी बहन बहुत प्यारी है। यह अफसोस की बात है कि छोटी लड़की मूर्ख नहीं बनी। तुम यह असंभव है। हु यानहोंग ने अचानक मुंह में खून थूक दिया। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया। मुझे विश्वास नहीं होता। मूर्ख औरत, अब मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। जमीन पर थूकने के बाद तोबा यू ने फिर से तोबा यू की ओर देखा और कहा, मैंने हमेशा तुम्हारे भाई के आगे घुटने टेके हैं, लेकिन आज मैं घुटने नहीं टेकने वाला हूँ। मुझे वह स्त्री अवश्य मिलनी चाहिए जो मुझे पसंद है। भाई, जब आप भाईचारे को इतना महत्व देते हैं तो उसे मुझे क्यों नहीं दे देते? बोलते समय तोबा यू की आंखें उपहास से भरी हुई थीं। बहन, आखिरकार हु यानलान को हु यानहोंग की परवाह थी और उसने अपनी बहन को पीटा और त्यागा हुआ देखा था। वह भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी और अपनी बहन हु यानहोंग को खड़ा करने में मदद की। इस समय हु यानहोंग का दिल टूट गया था। कल रात की सारी मीठी बातें वास्तव में झूठी थीं। उसने सोचा कि वह एक ऊंची शाखा पर चढ़ने वाली है और फीनिक्स बनने वाली है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह केवल एक सपना था। लिंग जियाओ ने हु यानहोंग को ठंडी नजर से देखा। उसे उस महिला से कोई सहानुभूति नहीं थी। गरीब लोगों से घृणा होनी चाहिए। इस बेवकूफ औरत को उसने बार बार सलाह दी है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनती। वह आज यहाँ रहने की हकदार है। उसकी नज़र हु यानलान से लाल चुड़ैल की ओर मुड़ गई। ये देखा जा सकता है कि लाल चुड़ैल तोबा यूनिफान को पसंद नहीं करती है, और निश्चित रूप से वह नहीं चाहती कि वह तोबा यू को पसंद करे। तोबा परिवार की प्रतिभा को तोबा युनतान की तलवार की मंशा को चुनौती देने के लिए प्रस्तावित किया गया था, जिसका कारण संभवतः तोबा परिवार में नागरिक संघर्ष को भड़काना था। छोटी बच्ची, तुम सचमुच सक्षम हो, लेकिन तुम अपने भाग्य का विरोध नहीं कर सकती। लिंग जियो ने लाल चुड़ैल को देखा और जान गया कि उसे कार्रवाई करनी होगी। केवल वह ही लाल चुड़ैल को इस दुष्स्वप्न से बचा सकता है। हालांकि वह लाल चुड़ैल को भविष्य के लिए कोई वादा नहीं दे सका, लेकिन ये लाल चुड़ैल को स्वतंत्र रूप से अपना भविष्य चुनने का मौका दे सकता है। उसने पहले ही इस बारे में सोच लिया है। लाल चुड़ैल को बचाने के बाद वह लाल चुड़ैल को 8 अमर काउंटी में जाने देगा। ये लाल चुड़ैल पर निर्भर करेगा कि वह भविष्य में किसके साथ रहेगी। वह केवल इतना ही कर सकता है। हम ऐसी महिला को, जो प्यार और नफरत करने का साहस करती है, इस तरह भाग्य की बेड़ियों में जकड़ने नहीं दे सकते। लाल चुड़ैल वहीं खड़ी थी, ऊपर से राजसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में निराशा की झलक थी। वह अब बहुत सुंदर लगती है, लेकिन केवल वही जानती थी कि वह एक अदृश्य बेड़ी से बंधी हुई थी। यदि वह इस अदृश्य बंधन से मुक्त नहीं हो सकती तो वह दूसरों के हाथों की कठपुतली मात्र बनकर रह जाएगी। मुझे नहीं पता कि लिंग जियो कैसा कर रहा है। अगर उसे ऐसी किसी चीज का सामना करना पड़ा तो वह निश्चित रूप से मुक्त होने की पूरी कोशिश करेगा। यह अफसोस की बात है कि मैं उसके जितना अच्छा नहीं हूँ। इस समय भी लाल चुड़ैल अभी भी लिंग जियो के बारे में सोच रही थी। वह जानती थी कि वह लिंग जियाओ के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि लिंग जियो को उससे जरा भी प्यार नहीं था। अगर ये दोस्ती भी थी तो उसे नहीं पता था कि यह कितनी गहरी होगी। मैं सचमुच बहुत दयनीय हूँ। जब मैं इस स्थिति से गुजरा तो कोई भी मुझे बचाने या मेरी मदद करने नहीं आया। मैं वास्तव में जीवन में असफल हो गया हूँ। लाल चुड़ैल ने अपने दिल में आह भरी। अगर यह उसकी अपनी ताकत के लिए नहीं होता और उसके पास राक्षसी ड्रैगन पंथ का समर्थन होता। मुझे डर है कि इस मासूम शरीर को भी अब सुरक्षित नहीं रखा जा सकेगा। तोबा यूनिफान ने इन दिनों उसे छूने की हिम्मत नहीं की। वह सिर्फ राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय से डरता था, लेकिन एक बार जब वे शादी कर लेते हैं तो वे अपनी मासूमियत की रक्षा के लिए दानव ड्रैगन संप्रदाय के समर्थन पर भरोसा नहीं कर सकते। क्या करे वह? इस समय मैदान फिर से बदल गया। तोबा यूनिफान पहले से ही मैदान में चला गया था। तोबा यू के साथ प्रतिस्पर्धा करने की योजना बना रहा था।